जी, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? ठीक-ठाक हैं? दिस इज़ अफ़ज़ाल हैदर, फाउंडर ऑफ गोपी के रिसोर्सेज़ एंड कनीज़ फ़ातिमा अकेडमी। और हमारे साथ उस्मान भाई हैं। उस्मान भाई के साथ हमने लास्ट एक सेशन किया था फ़ॉर्मेशन ऑफ बिज़नेस का विद इन पाकिस्तान। और आज हम जो डिस्कशन करेंगे उसको आगे लेके चलेंगे। हम डिस्कस करेंगे थोड़ा-सा टैक्सेस के रिलेटेड। आप कंपनी रजिस्टर कराते हैं, कौन-सी टाइप रजिस्टर कराते हैं, तो आप पे जो टैक्सेस की लायबिलिटीज़ होती हैं, वो किस तरह की होती हैं? आपने कैसे उनको फ़ाइल करना होता है? लाइक कितना फ्रीक्वेंटली फ़ाइल करना होता है? और अगर आप फ़ाइल नहीं करते तो आपको नुकसान क्या है? और अगर आप फ़ाइल करते हो तो आपको फ़ायदा क्या है? तो इस पे हम थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे। विद दैट मैं रिक्वेस्ट करूँगा उस्मान भाई को कि हम अपने सेशन में प्रेज़ेंटेशन को स्टार्ट करते हैं और साथ-साथ हम उसको डिस्कस करते जाएँगे विद क्वेश्चन्स। उस्मान भाई। जी, थैंक यू अफ़ज़ाल, बहुत शुक्रिया आपका फॉर हैविंग मी इन योर शो। ये मेरा शायद आपके साथ सेकंड सिटिंग है। लास्ट टाइम हमने बताया है कि हमने बिज़नेस फ़ॉर्मेशंस, बिज़नेस टाइप्स पाकिस्तान में जो मुरव्वजा हैं, उनके हवाले से हमने डिस्कस किया था। और आज के सेशन में जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे होंगे टैक्स के हवाले से। इससे पहले कि हम अपनी प्रेज़ेंटेशन स्टार्ट करें, मैं अपना कुछ थोड़ा-सा तारुफ़ कर देता हूँ आपकी ऑडियंस के लिए जो कि मुझे नहीं जानते। मेरा नाम उस्मान ज़फ़र है जी, मैं मैनेजिंग पार्टनर हूँ उस्मान ज़फ़र एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का। बाय प्रोफ़ेशन मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और पिछले कुछ 13 साल से मैं इस प्रोफ़ेशन के अंदर हूँ। हमारी फ़र्म जो है वो अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, फ़ाइनेंशियल एडवाइज़री, टैक्सेशन और कॉर्पोरेट सर्विसेज़ ऑफ़र करती है बिज़नेसेस को। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आज हमारा टॉपिक काफ़ी जो है वो काफ़ी जो है हमारा टॉपिक डिटेल्ड है, एक्सटेंसिव है, तो मैं समझता हूँ उसको हम जल्द से जल्द उसको स्टार्ट कर लेते हैं। हमारी जी, ज़रूर। जो इस प्रेज़ेंटेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आई होप कि आप इसको देख सक रहे होंगे। जी, अफ़ज़ाल साहब आप देख रहे हैं इसको? आपको नज़र आ रही है? जी, जी नज़र आ रही है ज़रूर। ठीक है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हमारा जो टॉपिक है टैक्सेशन पाकिस्तान में जो टैक्सेशन का लैंडस्केप है या एनवायरनमेंट है उसके हवाले से हम आज डिस्कस कर रहे होंगे। एक ओवरव्यू मैं आपसे शेयर कर रहा हुँ, हूँगा। ये प्रेज़ेंटेशन उन लोगों के लिए है जो कि अपना बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं या किसी ऑलरेडी किसी बिज़नेस सेटअप एस्टेब्लिश बिज़नेस के अंदर कहीं जॉब करते हैं फाइनेंस वगैरह में और टैक्स के हवाले से कुछ जनरल ओवरव्यू लेना चाहते हैं। इसमें शायद हम इतनी ज़्यादा डिटेल्स में ना जा सकें बिकॉज़ जैसे आपको आइडिया है कि टैक्स एक बहुत ही वास्ट फ़ील्ड है, तो उसके लिए तो आपको शायद मल्टीपल सेशंस करने पड़ें अगर आप इसको टेक्निकली भी इसको सीखना चाहते हैं या इसकी जो लीगल जो प्रोविज़न्स हैं उसके हवाले से जानना चाहते हैं, तो इसके लिए तो नंबर ऑफ सेशंस और नंबर ऑफ मल्टीपल आवर्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं चीज़ों को करने के लिए। तो आज का सेशन बेसिकली एक ओवरव्यू आपसे आप लोगों के साथ शेयर मैं कर रहा हूँगा और स्पेशली उन लोगों के लिए शायद ये हेल्पफुल और बेनिफिशियल हो कि जो लोग इस हवाले से जो नया बिज़नेस सेटअप करने के हवाले से अपना काम करना चाहते हैं। तो हम प्रेज़ेंटेशन का स्टार्ट कर लेते हैं जी। ये हमारे कंटेंट्स होंगे हमारे प्रेज़ेंटेशन के अंदर। सबसे पहले हम लैंडस्केप के हवाले से बात कर रहे होंगे, उसके बाद हम इनकम टैक्स के हवाले से बात कर रहे होंगे और सेल टैक्स के हवाले से। पाकिस्तान में जिस तरह अर्ज़ किया है कि 2 टाइप्स के टैक्सेशंस होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ये हम आगे जाके बड़ी तफ़सील में इसको डिस्कस भी करेंगे कि डायरेक्ट टैक्सेस कौन से हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से हैं। लेकिन उर्फ़ आम में जो ज़्यादातर टैक्सेशन जिसके ऊपर बात होती है, वो इनकम टैक्स और सेल टैक्स के हवाले से ही होती है और हमारा आज का जो फ़ोकस भी है, वो इन्हीं टैक्सेस पे होगा। इसके अलावा मल्टीपल टैक्सेस, मल्टीपल ड्यूटीज़, मल्टीपल जो है सेस वगैरह की चीज़ें होती हैं, वो हम ओवरव्यू जैसा आपको साथ शेयर कर लेंगे। अदरवाइज़ किसी और टाइम के ऊपर इंशाल्लाह उसकी डिटेल भी डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन प्राइमरीली किसी भी बिज़नेस के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट जो जो टैक्स इम्प्लीकेशंस होती हैं, वो इनकम टैक्स और सेल टैक्स के लिए होती हैं और यही हम आज इसका ओवरव्यू यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। टैक्सेशन की अगर हम पाकिस्तान में बात करें, तो पाकिस्तान में या किसी भी जगह पे टैक्सेशन का जो बेसिकली पर्पज़ होता है, पहले हमें ये समझना है कि इसका एक्चुअली पर्पज़ होता क्या है? टैक्स किसको कहते हैं? ये क्यों लगाया जाता है? और लोग इससे क्यों डरते हैं?
तो ये हम इस पे डिस्कस करते हैं कि ये है क्या एक्चुअली में, तो जिसके हवाले से काफ़ी आप अक्सर लोग सुनते रहते होंगे, ह्यू एंड क्राई मचती रहती है, ख़ास तौर पे बजट के दिनों में तो बहुत ही लोग बिज़नेसमैन परेशान होते हैं कि हो पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। सो उस वाले से मेरा ख्याल है यहाँ पे थोड़ा-सा उसके टेक्स्ट को एज़ अ डेफिनिशन के तौर पे देखना बहुत ज़रूरी है। आप अगर देखें टेक्स्ट की जो बेताशा डेफिनिशन हो सकती है, लेकिन जो बुनियादी इसका पर्पज़ होता है टेक्स्ट का, वो ये है कि जी ये गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स जो हैं या गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जो है, उनको फाइनेंस करने के लिए जो है कलेक्शन जो की जाती है अवाम से या उन लोगों से जो कि उन प्रोजेक्ट्स को जिनका जिन जिन जिनको जिनसे वो फ़ायदा उठाएँगे, उन लोगों से एक सर्टेन अमाउंट्स जो हैं, वो कलेक्ट की जाती हैं। ये अगर हम थोड़ा-सा मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूँ तो बहुत आसानी होगी मेरे उन लोगों के लिए जानने के लिए जो लेमैन है, कि जिस तरह आप अगर अक्सर अब लोग यहाँ पे बड़े शहरों में सोसाइटीज़ बन रही हैं, तो आप सोसाइटीज़ पे जो है जब आप रिहाइश इख्तियार करते हैं, तो सोसाइटी अपना एक सर्टेन अमाउंट आपसे कलेक्ट कर रही होती है हर महीने में। वो जो कलेक्शन है बेसिकली वो सोसाइटी उसको यूज़ कर रही होती है डिफरेंट पर्पसेज़ के लिए, आपकी ही फलाह-ओ-बहबूद के लिए यूज़ कर रही होती है। जैनिटोरियल सर्विसेज़ देते हैं ये लोग, पानी वगैरह की सर्विसेज़ देते हैं, सिक्योरिटी की सर्विसेज़ देते होंगे, तो मल्टीपल सर्विसेज़ देते हैं। वो आप ही के पैसे को कलेक्ट करती है, कहीं पूल करती है और पूल करके फिर उस पूल को यूटिलाइज़ कर रही होती है अपने रिसोर्सेज़ के थ्रू। तो आप हुँ, हुँ। इसको उसी तरह से समझ लें कि गवर्नमेंट भी एक सोसाइटी है, जो कि अपने उस अवाम के लिए जो है वो खिदमात उसने प्रोवाइड करनी होती हैं और खिदमात प्रोवाइड करने के लिए उसको पैसा चाहिए और पैसा ज़ाहिर है वो अवाम से ही लिया जाता है और अवाम पे ही आइडली स्पीकिंग खर्च होता है। ठीक है जी? तो ये एक बड़ी बेसिक सी होना चाहिए वैसे तो, लेकिन अब खर्च होता तो जो है वो अब एक लंबी बहस है कि दैट्स अ थर्ड वर्ल्ड डिफरेंट डिबेट। अच्छा। या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर अखराजात के हवाले से गवर्नमेंट स्पेंडिंग के हवाले से बहुत बेताशा बहस हो सकती है। लेकिन बाय डेफिनिशन जो है कॉन्सेप्ट यही है कि टैक्सेस बेसिकली कलेक्ट किए जाते हैं उन लोगों के लिए ही जिनसे कलेक्ट होते हैं, उन्हीं की फलाह-ओ-बहबूद पे स्पेंड करने के लिए। ठीक है जी? हुँ, हुँ। अच्छा टैक्सेस जो हैं 2 टाइप्स के हैं पाकिस्तान में, अगर हम इसको ब्रॉडर कैटेगरीज़ में डिवाइड करें, वैसे तो मल्टीपल टैक्सेस होंगे, मल्टीपल सेस होंगी, डिफरेंट कलेक्शन एजेंसीज़ होंगी, डिफरेंट गवर्नमेंट्स होती हैं जो कि टैक्स कलेक्ट कर रही होती हैं, एजेंसीज़ बहुत सारी हैं जो कि टैक्स कलेक्ट करती हैं। लेकिन अगर टाइप्स के हवाले से बात करें तो बुनियादी तौर पे यहाँ पे 2 टाइप्स हैं टैक्सेस की। एक टैक्स जो है वो कहलाता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा टैक्स कहलाता है इनडायरेक्ट टैक्स। जो डायरेक्ट टैक्स है, ये बेसिकली इन दोनों टैक्सेस में फ़र्क जो है, वो ये है कि जी इन दोनों टैक्सेस को लगाने के लिए जो क्राइटेरिया है, वो इनको डिटरमिन करता है कि आप किस टैक्स में, किस कैटेगरी में प्लेस होंगे। अगर तो क्राइटेरिया किसी भी टैक्स का किसी इनकम के ऊपर रखा जाता है कि आप अगर इनकम कमाएँगे, तो वो एक सर्टेन टैक्स लगेगा, तो वो डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी है, ठीक है? जिसके अंदर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने आपके सामने भी यहाँ पे रखी हुई है, इनकम टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स, ये बड़ी कॉमन एग्ज़ाम्पल्स हैं, क्योंकि हुँ, हुँ। ये टैक्सेस जो हैं या ये लेवीज़ जो हैं, ये आप जब इनकम कमाते हैं तभी लगती हैं, इसके अलावा नहीं लगती। इसकी राइट। इसकी कंट्रास्ट में अगर हम देखें तो जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है अदर अदर दैन डायरेक्ट टैक्स तमाम टैक्सेस जो हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। तो आसानी के लिए तो हम ये समझ लें। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जैसे मैंने बताया है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस की जो फीचर्स होते हैं वो ये होते हैं कि इनका कोई आपकी इनकम से कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। आपकी इनकम आप कमाएँ, ना कमाएँ, कम करें, ज़्यादा करें, ये वो टैक्सेस हैं जो कि आपने पे करने ही करने हैं। इसमें कई टैक्सेस पीरियोडिक होते हैं, कई टैक्सेस सर्टेन ट्रांज़ैक्शंस के साथ एसोसिएट होके लग रहे होते हैं। इसकी क्लासिकल एग्ज़ाम्पल सेल टैक्स है, जिसके आप हम आगे जाके डिस्कस भी करेंगे। सेल टैक्स जो हुँ, है, हुँ। आप अगर कोई भी चीज़ परचेज़ करें बाहर ग्रोसरी स्टोर से, तो आप देख रहे होंगे कि हर चीज़ के ऊपर एक सर्टेन अमाउंट का सेल टैक्स लग रहा होता है। अच्छा, वो सेल राइट। टैक्स अफ़ज़ाल साहब लेंगे तब उनको भी वही पे करना पड़ेगा। उस्मान ज़फ़र लेगा तो वो भी वही टैक्स ही पे कर रहा होगा। ठीक है? तो यहाँ पे ये डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट इसमें तमीज़ नहीं करती कि अफ़ज़ाल साहब की तो इनकम ज़्यादा है उस्मान ज़फ़र से,
तो उनको सेम अमाउंट क्यों टैक्स की लगे, ठीक है? तो इसका कोई रिलेशनशिप इनकम के साथ नहीं होता, इस वजह से इसको इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में प्लेस किया जाता है। इसकी अदर एग्जांपल एक्साइज ड्यूटी है, टोल टैक्स आपने सुना होगा, ठीक है? प्रॉपर्टी टैक्स है। ये सारे जितने भी टैक्सेस हैं, ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस की एग्जांपल हैं। तो अदर देन डायरेक्ट टैक्स जो भी लेवी होगा, जो भी आपका सेस होगा, जो भी आपका टैक्स होगा, वो सारा इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। अब इसमें जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके भी टैक्सेस हो सकते हैं, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसके भी टैक्सेस शामिल हो सकते हैं, जो लोकल गवर्नमेंट है उसके भी टैक्सेस शामिल हो सकते हैं। तो ये 3 टाइप्स की ही प्राइमरीली गवर्नमेंट्स होती हैं पाकिस्तान में, जो कि टैक्स कलेक्ट कर रही होती हैं, और इनके मेजॉरिटी ऑफ द टैक्स कलेक्शन जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से ही आ रही होती है। यहाँ पे अगर कुछ अफ़ज़ाल अगर डिस्कस करना चाहें? नहीं, आपने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। इसमें एक 2 चीज़ों में मुझे कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है, जो करंट अंडरस्टैंडिंग है या जो आम लोगों की अंडरस्टैंडिंग है। कैपिटल गेन और फिर प्रॉपर्टी टैक्स, हम देखते हैं कि आपने कैपिटल गेन टैक्स जो है वो डायरेक्ट में लिखा है, और प्रॉपर्टी टैक्स इनडायरेक्ट में लिखा है। सो हाउ डज़ दैट वर्क आउट? देखिए, कैपिटल गेन टैक्स तो बहुत सिंपल जो कॉन्सेप्ट है कि आप अगर आपको गेन होगा, कोई भी एसेट बेचने पे, ठीक है? तो उस गेन के ऊपर ये टैक्स लगेगा। लेकिन ठीक ऑन द है। अदर साइड जो प्रॉपर्टी टैक्स है, नॉर्मली ये प्रॉपर्टी टैक्स लोकल गवर्नमेंट का या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का टैक्स होता है। अब आपकी प्रॉपर्टी जितने की भी बिके, ना बिके, वो एक सर्टेन अमाउंट, एक वैल्यू होती है जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको आइडेंटिफाई करती है। उस वैल्यू के ऊपर एक सर्टेन परसेंटेज वो अप्लाई करते हैं और वो कलेक्शन हो जाती है। इर्रिस्पेक्टिव कि आपको उसपे लॉस हुआ या आपको उसको गेन हुआ। फॉर एग्जांपल अगर आपने ₹100 की प्रॉपर्टी 1 दिन पहले खरीदी थी, आपको ज़रूरत पड़ गई, महीने बाद आपने उसको सेल किया, वो 90 की बिकी, सपोज़ करें। तो अब वो हुँ, हुँ। आपको तो बुनियादी तौर पे तो उसमें नुकसान हुआ। तो जी। आप जो डायरेक्ट टैक्स उस पे लग रहा होगा, कैपिटल गेन जो टैक्स लग रहा होगा, सब इसमें दोनों टैक्स लगेंगे। जो प्रॉपर्टी की जो राइट। सेल होती है, उसमें आपका इनकम के ऊपर भी टैक्स लगता है, जिसे हम कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं, और साथ में आपका जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का भी टैक्स होता है, जिसे हम प्रॉपर्टी टैक्स उर्फ़े आम यस। में कहते हैं। तो जो प्रॉपर्टी टैक्स है, वो ₹90 के ऊपर या उनकी जो सर्टेन डिक्लेयर्ड वैल्यूज़ हैं, उनके ऊपर उन्होंने कलेक्ट कर लेना है आपसे, इर्रिस्पेक्टिव कि आपका क्या होता है। बट जो कैपिटल गेन टैक्स है, वो एडवांस की शक्ल में आप उसको फिलहाल पे कर देते हो, लेकिन फ्यूचर में जाके अगर आप उसको डिटरमिन कर देते हो कि मुझे इस प्रॉपर्टी में नुकसान हुआ है, तो वो अपना टैक्स जो है आपको इस ट्रांज़ैक्शन के ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, और जो आपने अगर कोई एडवांस टैक्स पे भी किया तो आपको रिफंड हो सकता है। तो बुनियादी तौर पे ये फ़र्क है दोनों में, दोनों डिफरेंट टैक्सेस हैं, दोनों के लिए जो कलेक्शन एजेंसीज़ हैं वो भी डिफरेंट है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक है जी? तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा इस वक़्त जो सबसे बड़ा एरिया है वो इनकम टैक्स का एरिया है। इनकम टैक्स जो है एक ऐसा टैक्स है जिसके बारे में लोगों की जो राय है वो बड़ी क्लियर है कि ये वो वाहिद शायद टैक्स है। वैसे तो खैर डायरेक्ट टैक्स कोई भी है, वो टैक्स जो है वो इस वजह से पिंच नहीं करता क्योंकि वो टैक्स जो है आपके आप अगर इनकम कमा रहे होते हो तब लग रहा होता है, नहीं कमा रहे तो आपको ज़रूरत नहीं है उसको देने की। इसी वजह से एथिकली इसके ऊपर कुछ ज़्यादा डिबेट नहीं होती। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनके ऊपर एथिकली बहुत डिबेट होती रही है पास्ट में भी कि यार हुँ। आप इनकम कैटेगरीज नहीं देखते लोगों की इनकम क्लास ही नहीं देखते किस क्लास से बिलोंग करते हैं। एक ही टैक्स की अमाउंट और परसेंटेज आप अप्लाई कर देते हैं और गरीब भी वही दे रहा है, अमीर भी वही दे रहा है। बट ये इनकम टैक्स का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली ये ज़्यादा जस्टिफाइबल कॉन्सेप्ट है, जो अथॉरिटीज़ हैं इसको ईज़िली जस्टिफाई कर देती हैं कि हम आपकी अगर आप इनकम कमा रहे होंगे तो हम आपसे टैक्स लेंगे, अगर इनकम नहीं कमा रहे आप किसी ट्रांज़ैक्शन में तो टैक्स ज़ाहिर है इसका नहीं बनेगा। तो ये तो हुँ, हुँ। एथिकल ग्राउंड्स के ऊपर भी बड़ा ईज़िली एक्सप्लेनेबल कॉन्सेप्ट है, और जिसकी जिसकी हमारी सोसाइटी के अंदर बहरहाल कुछ हद तक अच्छी सोसाइटीज़ में एक्सेप्टेंस है, लेकिन ये है कि हमारी सोसाइटी में चूँकि टैक्स के हवाले से वैसे ही एक बहुत ही नेगेटिव इम्प्लीकेशन है विद रिगार्ड्स टू कि जी हम हमारी गवर्नमेंट शायद हमारी स्पेंडिंग जो भी हम टैक्स पे कर रहे होते हैं वो सही तरह से उसको स्पेंड नहीं करती, यूटिलाइज़ नहीं करती, या उसमें जो गवर्नमेंट की मशीनरी है उस टैक्स के अंदर वो अपना कुछ शेयर वगैरह रख के
तो बहुत ही थोड़ी अमाउंट है जो कि सही मायने में खर्च होती है। तो इस तरह की बेतहाशा कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से लोगों में टैक्स के हवाले से या उस टैक्स की एजुकेशन के हवाले से काफ़ी अभाम है। तो इनकम टैक्स को अगर हम डिस्कस करें तो उसके हवाले से मैं यहाँ पे एक छोटा-सा टेबल आपके सामने मैंने रखा है। अच्छा, इनकम टैक्स की कुछ बेसिक्स हैं जो कि हमें देखने की ज़रूरत है। ये कभी भी इनकम टैक्स के हवाले से अगर आपने कॉन्सेप्ट समझना है तो ये कुछ बेसिक जो हमारे पास एक डायग्राम अगर हम इसको पढ़ लें, इसको समझ लें, तो बड़े इनकम टैक्स की बेसिक्स हमारी 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 मुट्ठी में हो सकती हैं। अच्छा, हम्म। आप अगर इसकी फर्स्ट लेयर देखें, ये लेयर इनकम, ये बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं जिसका जिसके जिसके बारे में हमारे बिजनेसमैन को, हमारे हमारे टैक्स पेयर्स को पता होना चाहिए और ये बुनियादी एजुकेशन का ये लाज़िम मलज़ूम हिस्सा होना चाहिए कि इस कॉन्सेप्ट के बारे में हमारे लोगों को पता होना चाहिए। पहले जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास टैक्स के अंदर वो पर्सन का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे पर्सन से मुराद जो है वो बेसिकली उस आदमी या उस सेटअप या उस बिजनेस या उस कंपनी को कहा जाता है जिसके हवाले से टैक्सेशन का फैसला होना होता है कि उसके ऊपर टैक्स को लगना है या नहीं लगना। तो अब जिस तरह अभी आपके सामने देखें, पर्सन के अंदर मैंने बताया है कि नॉर्मली दो तरह के पर्सन जो हैं वो ये इनकम टैक्स जो लॉज हैं ये एक्सक्यूज मी, दो तरह के पर्सन्स को जो है इनकम टैक्स के लॉज रिकॉग्नाइज करते हैं। एक पर्सन जो है वो इंडिविजुअल, जो कि आप भी हैं, मैं भी हूँ, अपनी हम इंडिविजुअल राइट। कैपेसिटी पे बैठे हुए हैं, हम लोग एक पर्सन है। इसी तरह से दूसरा जो है वो कंपनी और एओपी। तो जिस तरह से अब ये कंपनी होती है या एओपी है, ये भी एक पर्सन की डेफिनेशन में ये शामिल होती है और उसको हम ट्रीट कर रहे होते हैं। अब अगला सवाल आपका यहाँ पे हो सकता है कि अगर एक शख्स है, वो इनफरादी तौर पे इंडिविजुअल भी है, लेकिन उसने कोई कंपनी भी बनाई हुई है, तो क्या लीगल रिकॉर्ड। वो एक ही पर्सन ट्रीट होगा या 2 पर्सन्स ट्रीट होंगे? अच्छा, इसमें ये याद रखा जाए कि जो मैंने शायद पिछले भी सेशन में बताया था कि जो कंपनी होती है, वो अपने शेयर होल्डर से उसकी सेपरेट आइडेंटिटी होती है। राइट। व्हिच मीन्स कि आप अगर हम इनकम टैक्स के हवाले से बात करें, तो जो इंडिविजुअल अपनी कैपेसिटी में वो एक पर्सन माना जाएगा और इसी तरह से उसी इंडिविजुअल का अगर किसी कंपनी के अंदर शेयर है, तो वो कंपनी एक दूसरा पर्सन मानी जाएगी। हाँ, एक राइट। इंडिविजुअल अगर अपना एक कंपनी की बजाय कोई इंडिविजुअल सेटअप, नॉन कंपनी सेटअप बना के बैठा हुआ है, तो तब उस इंडिविजुअल को वो उसी इंडिविजुअल कैपेसिटी में ही उसको जो है वो असेस किया जाएगा टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट है राइट। जो हमें 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 जानना ज़रूरी है। कंपनी का जो है वो इंडिविजुअल्स के साथ कॉर्पोरेट लॉज़ के अंदर भी और इनकम टैक्स लॉज़ के अंदर भी ट्रीटमेंट यही है कि दोनों सेपरेटली जो है वो टैक्स होते हैं। ठीक है? ठीक हो अच्छा, गया। अगला कॉन्सेप्ट जो है अफ़ज़ाल, वो रेज़िडेंस का कॉन्सेप्ट है टैक्स के हवाले से। हमने पहले ये देख लिया कि टैक्सेस के हवाले से जो टैक्स की इम्प्लीकेशन देखनी है वो किन किन लोगों के लिए देखनी है, हमने पहले पॉइंट पे ये डिस्कस किया। अब इन लोगों का रेजिडेंस के स्टेटस का भी जानना बहुत जरूरी है। टैक्सेस जो हम्म। होते हैं ना किसी भी मुल्क में जब लगते हैं तो वो बेसिकली उस मुल्क के रेजिडेंट लोगों को लगते हैं। ठीक है? अब ऐसा नहीं है राइट। कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान जो है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर टैक्स लगा दे। ठीक है? डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर टैक्स नहीं लग सकता बिकॉज़ डोनाल्ड ट्रंप हैज़ नथिंग टू डू विद पाकिस्तानी रेजिडेंसी। अच्छा, डोनाल्ड हम्म। ट्रंप पे टैक्स बिल्कुल लग सकता है अगर वो इस रेजिडेंस के क्राइटेरिया में फॉल हो जाए। अब वो क्राइटेरिया क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, रेजिडेंट जो है अगर तो इंडिविजुअल है, जैसे मैंने बात की पर्सन के अंदर अगर हम इंडिविजुअल हैं, तो अगर तो वो हम्म। इंडिविजुअल है तो उसको 183 दिन अगर किसी भी जो है वो फाइनेंशियल ईयर के अंदर उसने 183 डेज अगर पाकिस्तान में गुजारे हैं, तो वो रेजिडेंट माना जाएगा। ठीक है? अब अगर डोनाल्ड ठीक हो ट्रंप ने गया। भी 183 दिन 183 डेज पाकिस्तान में गुजार दिए, तो वो पाकिस्तान का टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से
नॉट नेशनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या लीगल रेजिडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डोनाल्ड ट्रंप साहब अगर 183 डेज पाकिस्तान में गुजार देते हैं किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर में, तो वो रेजिडेंट माने जाएंगे। अगर रेजिडेंट माने जाएंगे, इसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान के अंदर उनकी जो इनकम है उसकी टैक्सेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी असेसमेंट होगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जरा इस में रखिएगा। इसी तरह ठीक हो से गया। अगर कोई बंदा फाइनेंशियल ईयर के अंदर 183 डेज तो नहीं रहा, लेकिन लास्ट 4 फाइनेंशियल ईयर में 365 दिन रह चुका है। ठीक है, ठीक मतलब हो गया। 300, अगर पिछले साल में ठीक है उसने 183 दिन तो नहीं रहे, फॉर एग्जांपल वो रहा है, सपोज करें 150 दिन रहा है, ठीक है, तो उस क्राइटेरिया से तो वो निकल गया कि जी वो तब रेजिडेंट नहीं है उस क्राइटेरिया में ना। बट एक और दूसरा क्राइटेरिया भी देखा जाता है कि क्या ये पिछले 4 साल के अंदर 365 डेज रहा है, तो अगर तो वो रहा है तब भी वो रेजिडेंट के अंदर फॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो राइट। क्राइटेरिया के ऊपर जो है वो इस एक इंडिविजुअल को इवेल्युएट किया जाता है कि क्या पाकिस्तान में उसकी उसकी फिजिकल प्रेजेंस देखी जाती है और उसकी बेसिस पे उसके रेजिडेंस का स्टेटस तय किया जाता है कि ये रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। और जैसे मैंने कहा है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट का स्टेटस जानना इस वजह से जरूरी है कि इसी की बेसिस पे टैक्स की लायबिलिटी, टैक्स की असेसमेंट इनकम टैक्स के अंदर तय होती है कि उस बंदे पे टैक्स लगना भी है या नहीं लगना। वो हम आगे तक मजीद भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, अदर देन इंडिविजुअल्स जो हैं उनमें सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है, देखा जाता है कि इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान और मैनेजमेंट कंट्रोल इज इन पाकिस्तान। अगर तो वो कंपनी, वो एओपी, वो ट्रस्ट या वो एनजीओ पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट हुई है तब रेजिडेंट है, या उनका मैनेजमेंट कंट्रोल, फॉर एग्जांपल उनको जो चलाने वाले लोग हैं, उनके जो डिसीजन मेकर्स हैं वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, तब वो कंपनी या वो एओपी, वो एलएलपी, वो ट्रस्ट, वो एनजीओ, वो रेजिडेंट मान लिया जाएगा। अगर तो वो कंपनी पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट नहीं है, ठीक है, और उसका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल भी पाकिस्तान में नहीं है, तो वो फिर फॉरेन कंपनी मानी जाएगी या नॉन रेजिडेंट पर्सन माना जाएगा। ठीक है, तो ये दो क्राइटेरिया हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन के लिए, ये हमें देखने होते हैं। अच्छा, अब रेजिडेंट जब आप डिटरमिन हो जाते हो तो उसका फिर इम्प्लीकेशन क्या है। अगर कोई बंदा पाकिस्तान में रेजिडेंट टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिटरमिन हो जाता है, तो उसके फिर दो टाइप्स की जो इनकम है वो टैक्सेबल हो जाती है। जो उसने बाहर से कमाई है वो भी टैक्स होती है पाकिस्तान में, जो उसने पाकिस्तान में बैठ के कमाई है वो तो ज़ाहिर टैक्स होती ही होती है। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स जो रेजिडेंट पाकिस्तानी है उसकी वर्ल्ड इनकम, जिसमें पाकिस्तान इनकम भी शामिल हो जाएगी, वो सारी की सारी टैक्स होती है। अच्छा, जो नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट पे अगर आप नॉन रेजिडेंट डिक्लेयर होते हैं तब भी आपकी खुलासी नहीं है। नॉन रेजिडेंट अगर पाकिस्तान में इनकम कमा रहा है, पाकिस्तान सोर्स इनकम है, ठीक है जी, पाकिस्तान सोर्स इनकम अगर वो कमा रहा है तो वो भी टैक्स होगी। फॉर एग्जाम्पल, नॉन रेजिडेंट बंदा जो है वो बैठा तो बाहर है, पाकिस्तान में आया भी नहीं है, ठीक है जी, पूरे एक साल में 183 दिन नहीं आया, या पिछले 4 साल में भी 365 दिन उसको पूरे नहीं हुए, लेकिन बाहर बैठा हुआ है, लेकिन उसका एक बिजनेस पाकिस्तान में चल रहा है और वो सेपरेट ज़ाहिर है पर्सन ट्रीट होता है, कंपनी है उसकी। अब वो कंपनी जब भी उसको डिविडेंड या प्रॉफिट देगी तो वो टैक्स उसका काटेगी। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि यार वो बंदा तो नॉन रेजिडेंट था, लेकिन जैसे मैंने बात किया कि नॉन रेजिडेंट बंदा भी पाकिस्तान सोर्स इनकम कमाएगा तो वो उसके ऊपर टैक्स देगा। और पाकिस्तान सोर्स इनकम का मतलब यही है कि पाकिस्तान के अंदर जिस इनकम की ओरिजिनेशन होती है वो पाकिस्तान सोर्स इनकम कहलाई जाती है। लेमैन लैंग्वेज में आप समझ लें, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है कि कंपनी पाकिस्तान में है, कंपनी रेजिडेंट है, पाकिस्तान में इनकम कमा रही है, तो अब वो जो इनकम कमा रही है जिस ओनर के लिए कमा रही है वो उस ओनर की पाकिस्तान सोर्स इनकम में कहलाई जाएगी। ठीक है जी। अगला कॉन्सेप्ट इसमें हमने दो कॉन्सेप्ट सीखे अभी तक। एक पर्सन का कॉन्सेप्ट सीखा, उसका रेजिडेंस का कॉन्सेप्ट सीखा, तीसरा कॉन्सेप्ट टैक्स ईयर का कहलाता है यहाँ पे। अच्छा, टैक्स ईयर जो है ये भी जानना, कॉन्सेप्ट का जानना बहुत जरूरी है। टैक्स ईयर एक पीरियड होता है 12 साल का, 12 महीने का, जिसके अंदर बेसिकली आपने अपनी इनकम जो कमाई होती है उसके ऊपर उसकी टैक्स की असेसमेंट होती है।
ठीक है। अब राइट। नॉर्मल जो टैक्स ईयर है, जो इंडिविजुअल्स का होता है या दूसरे लोगों का भी, बिजनेसेस भी पाकिस्तान के कई हैं जो कि जिनका टैक्स ईयर है वो जुलाई टू जून है। अक्सर आपने देखा होगा जून के अंदर आपने देखा होगा कि ये फाइनेंशियल रिजल्ट्स आ रहे हैं और कंपनियां अपने रिजल्ट डिक्लेयर करती है। उसकी रीजन यही होती है कि पाकिस्तान के अंदर चूंकि आपका फिस्कल ईयर मींस कि जो गवर्नमेंट अपना बजट बनाती है और गवर्नमेंट का जो बजट का साल होता है वो भी जुलाई टू जून चलता है। इसी तरह से उसी की अकॉर्डेंस में ये जो आप लोग कंपनीज हैं इन्होंने अपना फाइनेंशियल यही यही रखा होता है और उसी ग्राउंड्स के ऊपर जो है टैक्स वालों ने भी अपना टैक्स का साल वो सेम रखा हुआ है जो कि जुलाई टू जून है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अगर कोई कंपनी चाहती है कि यार वो अदर देन जुलाई टू जून रखे तो उसके लिए फिर प्रोविजन अवेलेबल है। आप अपना पीरियड जो है वो कुछ और सिलेक्ट कर लें। आप अक्टूबर से सितंबर का कर लें, आप जनवरी टू दिसंबर कर लें। बहुत सी कंपनी है जिन्होंने किया हुआ है। अब ये डिसीजन जो है कंपनीज के पास होता है कि वो कौन सा साल अपने लिए मुंतखब करती हैं। नॉर्मली कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं, स्पेशलाइज्ड सेक्टर्स हैं, जैसे राइस का जो कि सीजनल सेक्टर्स हैं, जिसमें आपका राइस है, जिसमें आपका शुगर है। अब इन सेक्टर्स ने अपने लिए बड़े स्पेसिफिक साल जो है ना अपने सीजन के हिसाब से वो बनाए हुए हैं, लेकिन अगेन वो 12 मंथ्स के ही होते हैं, स्पैन उनका 12 मंथ्स का ही होता है। इस तरह से बहुत सी कंपनीज हैं जो कि बाहर से बन के आई हुई हैं। अब वो अपनी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो उनकी स्पॉन्सर ऑर्गेनाइजेशन है, उनके लिहाज से अपना साल रखना पसंद करती हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी अगर अमेरिकन है, राइट। अमेरिकन नॉर्मली जनवरी टू दिसंबर चलते हैं। जापानीज कंपनीज जो हैं वो अप्रैल टू मार्च चलती हैं, ठीक है। और जो नॉर्मली जो यूके बेस्ड कंपनीज होती थी या पहले भी और आज भी उनका शायद उनका नॉर्मल साल और उसी ग्राउंड्स के बजाय पाकिस्तान का भी सारा सिस्टम खड़ा हुआ है। पाकिस्तान एग्जैक्टली। जी, तो वो उनका साल जो फाइनेंशियल ईयर होता था वो जुलाई टू जून होता है। जून। तो आप कई ऑर्गेनाइजेशन मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फिर अपनी पेरेंट कंपनी की फाइनेंशियल ईयर की का सीक्वेंस ही फॉलो करती हैं और वो अपने लिए स्पेशल ईयर मुंतखब कर लेती हैं 12 मंथ्स का। राइट। उसके बाद दूसरा जो इसके हमारा सेकंड लास्ट जो कॉन्सेप्ट जो सीखने वाला है वो टैक्सेबल इनकम। अच्छा, इनकम टैक्सेबल इनकम सीखने से पहले हमें देखना चाहिए कि जी इनकम क्या होती है। ठीक है, इनकम बेसिकली आप कोई भी चीज जो आपकी वेल्थ में आपकी इंक्रीज आपकी वेल्थ को कर रही हो, ठीक है। आपकी आपके अपने एफर्ट से, आपकी अपनी स्किल्स के साथ, आपकी इन्वेस्टमेंट से, आपके पैसा लगाने से, कोई भी चीज अगर आपकी वेल्थ की एप्रिसिएशन हो रही है तो उसको लेमैन लैंग्वेज में आप उसको इनकम कह सकते हैं कि ठीक है जी मुझे इनकम हुई है इस पे। अच्छा, अब ठीक है। इनकम जो है वो अब टैक्स में तमाम इनकम्स जो हैं वो टैक्सेबल नहीं है इनकम टैक्स में। बहुत सारी इनकम्स हैं जो कि टैक्सेबल हैं, बहुत सारी इनकम्स हैं जो कि टैक्सेबल से एग्जेम्प्ट की हुई हैं। ठीक है? तो वो ठीक है। हमें डिटरमिन करना होता है कि कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट है और कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट नहीं है। तो उसके हवाले से सिंपल सा हम अगर इनकम जब डिटरमिन कर लेते हैं तो अच्छा, अब तमाम पूरी की पूरी टैक्सेबल इनकम के ऊपर भी ज़ाहिर है टैक्स नहीं लगता। टैक्स लगता है आपको कुछ इनकम के ऊपर जो है मज़ीद कुछ छूट मिल जाती है डिडक्शंस की शक्ल में, एक्सपेंसेस की शक्ल में। वो आप उसमें से माइनस करते हैं तो जो नेट प्रॉफिट आ रहा होता है, जिसे हम टैक्सेबल इनकम कहते हैं, उसके ऊपर बेसिकली टैक्स लग रहा होता है। आगे चल के हम देखेंगे ठीक है। एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ ऐसी इनकम्स हैं जिसके ऊपर कोई डिडक्शन अलाउ नहीं करते नॉर्मली, तो वो एज़ ही टैक्स होती हैं। तो इसमें बहुत सारी आगे डिटेल्स हैं, बहुत सारे सिनेरियोज़ हैं जो कि हम अगर किसी और सेशन में रखेंगे तो इंशाल्लाह उसको डिटेल में वन बाय वन डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आपके आपके ऑडियंस के लिए जानना ज़रूरी है कि टैक्सेबल इनकम क्या होती है, एग्जेम्प्ट इनकम क्या होती है और टैक्स को जो इम्प्लीकेशंस हैं वो कैसे चलती हैं। लास्टली राइट। जो लोग जानते हैं कि ये जो इनकम टैक्स है बेसिकली ये फेडरल एक लेवी है और इसको जो है वो गवर्न करती है एफबीआर, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। एफबीआर के यहाँ पे मैंने कुछ अपने दोस्तों के लिए यहाँ पे कुछ लिंक छोड़ दिए हैं। ये लिंक्स हैं जहाँ पे पूरे का पूरा टैक्स का जो है वो फाइलिंग का मैकेनिज्म सारा इन लिंक्स के थ्रू मैनेज होता है। यहीं से आप इनकम टैक्स की फाइलिंग कर देते हैं, यहीं से आप इनकम टैक्स की जो है पेमेंट्स वगैरह भी एग्जीक्यूट करते हैं। तो सारा ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू कर रहे होते हैं सब चीज़ें। अभी तक कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैनुअल चल रही हैं टैक्स डिपार्टमेंट में, लेकिन ऐसा-ऐसा कोशिश कर रहे हैं वो भी सारी चीज़ें ऑनलाइन लेके आएँ,
लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द फाइलिंग्स वो सारी की सारी जितनी भी फाइलिंग्स हैं वो सारी ऑनलाइन इस वक्त हो चुकी हैं। यहाँ पे आपका सवाल हुआ आपका। जी, अच्छा इसमें 2 क्वेश्चन हैं, बाकी आपने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। पहला क्वेश्चन ये है कि जो हमने बात की कि इंडिविजुअल पर्सन जो है वो इंडिविजुअल को कंसिडर करते हैं, फिर अगर हम बिज़नेसेस में आ जाएँ तो कंपनी अगर रजिस्टर्ड हैं, कंपनीज़ हैं, एओपीज़ हैं। अच्छा इसमें जो टैक्सेशन है लाइक हम डिफरेंट चीज़ों की बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं पब्लिक कंपनी को हम साइड पे कर देते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसके बाद फिर सिंगल मेंबर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है फिर उसके बाद एलएलपी है, फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। तो उनमें एज़ लीगल एंटिटी, बिज़नेस एंटिटी किन चीज़ों पे टैक्सेशन लगता है? लाइक व्हेन वी से कि अगर आप मिसाल के तौर पर एक बंदा जो है वो कंपनी में डायरेक्टर है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो उसमें डबल टैक्सेशन हो जाती है। फिर उसको कंपनी पे भी उसका टैक्स लगता है, फिर उसके बाद जो उसकी इंडिविजुअल इनकम होती है, उस पे भी टैक्स लगता है। तो उसके बारे में अगर थोड़ा-सा आप डिटेल बता दें। ओके। अच्छा एक चीज़ बड़ा कॉन्सेप्ट जो है इनकम टैक्स में यूज़ होता है कि आपकी तमाम इनकम्स, बड़ा बेसिक थंब रूल रखिएगा ज़हन में, इनकम टैक्स हुँ, में हुँ। भी इसी तरीके से काम चलता है और सेल टैक्स में भी। इनकम टैक्स में आपकी तो तमाम टाइप्स की इनकम्स जो हैं वो टैक्सेबल हैं। तमाम इनकम जितनी भी आप पूरी कोई भी आप बिजनेस कर लें, कोई भी आप फाइनेंशियल इकोनॉमिकल एक्टिविटी कर लें, वो तमाम चीजें टैक्सेबल हैं अनलेस हुँ, हुँ। अदरवाइज टैक्स लॉ के अंदर कोई एग्जम्पशन नहीं दे दी गई। ठीक है, आगे चल के हम हुँ, हुँ। पढ़ेंगे कि टैक्स लॉज जो हैं बेसिकली 5 टाइप्स 5 कैटे उन्होंने इनकम्स को 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। ठीक है? अच्छा, उन कैटेगरीज़ में ही आपकी तमाम जितनी भी दुनिया जहान की इनकम्स हैं उसी कैटेगरी में फॉल होती हैं। सही है जी? अच्छा, हुँ, हुँ। अब हुँ, लेकिन हुँ। उन कैटेगरी से बाहर निकलना है, आपने एक एग्ज़ेम्प्ट इनकम के अंदर अपने आप को शो करवाना है, तो उसके लिए आपको लॉ का सहारा लेना है। लॉ में अगर तो वो इनकम एग्ज़ेम्प्ट कर दी गई है, तो फिर तो ठीक है, नहीं की तो आपको टैक्स देना है। मैं आपकी एग्ज़ाम्पल कोट कर देता हूँ, यहाँ पे शायद आपके लिए जानना आसान हो जाएगा। एग्रीकल्चर इनकम आपने अगर किसी आपके जानने वाले या आपके अभी सुनने वालों में से कोई लोग के पास काश्तकारी की ज़मीनें हैं और वहाँ से वो कोई इनकम खुद कमाते हैं। भी है। आप खुद भी हैं माशाल्लाह। तो जी। एग्रीकल्चर इनकम पाकिस्तान में एग्ज़ेम्प्ट इनकम मानी जाती है। मतलब आप अगर हुँ, हुँ। एग्रीकल्चर के ऊपर कोई भी इनकम कमाते हैं, चाहे वो फसलें कमाएँ, फसलें जिस तरह से आप बेचते हैं, वहाँ पे फिर आप इनकम कमा रहे होते हैं, तो ये इनकम पाकिस्तान में एग्ज़ेम्प्ट इनकम है। हुँ, हुँ। हालाँकि कुछ लोग इसके ऊपर भी बहुत सारी ह्यूज़ एंड क्राइज़ हैं, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा शोर-शराबा होता रहता है बिज़नेस कम्युनिटी की तरफ से कि जी हम भी बिज़नेस कर रहे हैं और ये जो एग्रीकल्चरलिस्ट हैं, ये भी तो बिज़नेस कर रहे हैं ना, ये भी तो अपना कमा रहे हैं, इनको क्यों नहीं टैक्स लगाते? हमारे बिज़नेसेस को टैक्स लगा रहे हैं आप। लेकिन बहरहाल राइट। टैक्स लॉज़ के अंदर जो है वो चीज़ प्रोवाइडेड है कि वो अगर आप कोई ज़मीन से कोई इनकम कमा रहे होंगे, प्रॉपर्ट ये रेंट की बात नहीं मैं कर रहा, मैं एग्रीकल्चर इनकम की बात कर रहा हूँ, तो वो आपको उसपे छूट दे दी गई है। सेम इज़ द केस विद हुँ, दूसरी भी एक्सेप्शंस आती रहती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आजकल जिस तरह से आईटी इनेबल्ड सर्विसेज़ के हवाले से है कि कोई ऐसा बिज़नेस जो कि आईटी बिज़नेस है या आईटी से जुड़ा हुआ कोई बिज़नेस है, तो उसको भी जो है ना सर्टेन सालों तक के लिए 5 साल तक के लिए इस तरह से इनकम की छूट दे दी गई है। मतलब वो इनकम बुनियादी तौर पर टैक्सेबल इनकम थी, लेकिन अब कुछ हुँ, अरसे हुँ। के लिए उसको बेसिकली टैक्स हॉलिडे दे दिया गया है कि सर्टेन सालों तक जो है ना वो जो भी इनकम कमाए उसके ऊपर टैक्स नहीं दे वो ना दें। तो उसको ज़ाहिर है कुछ सेक्टर्स को वक़्तन-फ़वक़्तन गवर्नमेंट प्रमोट करती रहती है, उसमें फिर इस तरह की सहूलतें दे के कहीं पे टैक्स की लायबिलिटी को रिड्यूस कर देती है, कहीं पूरी की पूरी टैक्स की इनकम ही जो है वो एग्ज़ेम्प्ट कर देती है। तो आपके सवाल अगर मुझे सही समझा हूँ, तो उसका जवाब यही है कि आप कोई-सी भी इनकम कमाएँ, वो टैक्सेबल है अनलेस अदरवाइज़ कि वो एग्ज़ेम्प्ट स्पेसिफिकली कर दी गई है टैक्स लॉ में। और डबल टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो हुँ, 2 तरह से यूज़ होता है। एक तो फॉरेन इनकम के अंदर यूज़ होता है और जिस तरह की आप एग्ज़ाम्पल बता रहे हैं, मैंने जैसे पहले भी कहा है कि ये डबल टैक्स शायद उस तरह से नहीं है क्योंकि जो डायरेक्टर है वो पर्सनल कैपेसिटी में सर्विसेज़ दे रहा है,
तो वो जो सर्विसेज दे रहा है, चाहे वो सैलरी की दे रहा हो, चाहे कोई और भी सर्विसेज, एडवाइजरी की सर्विसेज दे रहा हो, तो वो उसकी पर्सनल, वो एक सेपरेट पर्सन है कंपनी से। अब वो जो अपनी सर्विसेज है वो उसकी टैक्सेबल है, और कंपनी चूंकि उसकी अपनी लाइन ऑफ बिजनेस है, लाइन ऑफ ऑपरेशन है, वहां से कंपनी खुद भी एक कमा रही है, वो उसकी अपनी टैक्सेबिलिटी है। तो अब यही शुरू में भी मैंने बात की थी कि यहाँ पे दोनों की आइडेंटिटीज सेपरेट हैं, इस वजह से दोनों के टैक्सेस भी सेपरेट हैं। जी राइट, राइट। एक्चुअली वही क्वेश्चन था कि जो लीगली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है उन पे बिजनेस टैक्स लगता है, यू नो गिवन द सिनेरियोस जैसे आपने डिस्कस किया कि जो नेचर ऑफ बिजनेस है आगे जाके उसकी उसकी बेसिस पे डिफरेंट एग्जेम्पशंस हैं, रूल्स हैं, लॉज हैं। तो इसी तरह जो एलएलपी है जो भी कुछ साल पहले ही शुरू हुआ, तो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी जो है, पार्टनरशिप सॉरी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, उसमें क्या बिजनेस टैक्स लगता है जैसे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में लगता है? इसी तरह अगर कोई एसएमसी कंपनी है, सिंगल मेंबर कंपनी है, तो उसमें भी बिजनेस टैक्स लगता है बिजनेस इनकम पे? जी। अफ़ज़ल, देखिए, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि आप ये इनकम पे टैक्स तो लगता है लाज़मी। आप चाहे कोई भी फ़ॉर्मेशन बना लें, चाहे आप एलएलपी बनाएँ, चाहे आप एओपी बनाएँ, चाहे आप इंडिविजुअल रह के ही बिज़नेस करें, या आप एक कंपनी बना लें या एसएमसी कंपनी बना लें, कुछ भी बनाएँ आप, आपके ऊपर टैक्स तो लगेगा। लेकिन कुछ केसेज़ में टैक्स का जो रेट है वो कम-ज़्यादा हो सकता है। अच्छा, वो कम-ज़्यादा जिस तरह मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताता हूँ कि टैक्स के अंदर एक जो कॉर्पोरेट टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब ये है कि जो कंपनीज़ अपनी इनकम कमाती हैं, उनके ऊपर लगने वाला टैक्स, ठीक है? अच्छा, अब वो एक स्टैंडर्ड रेट है, फॉर एग्ज़ाम्पल आज की डेट पे वो 29% है, ठीक है जी? लेकिन ऐसी कंपनीज़ हैं पाकिस्तान में, इसके साथ एक पैरेलल कॉन्सेप्ट दे दिया गया है स्मॉल कंपनी का टैक्स लॉ के अंदर। अब स्मॉल कंपनी कहीं एससीसीपी में कोई लीगल स्टेटस नहीं है उसका, उन्होंने एक सर्टेन क्राइटेरिया रखा कि इस क्राइटेरिया के अंदर जो कंपनी फॉल होगी, वो स्मॉल कंपनी कहलाएगी, और उस स्मॉल कंपनी का जो टैक्स का रेट है, वो कम होगा। अगर लार्ज कंपनी 29% के ऊपर है, अदर देन स्मॉल कंपनी 29 के ऊपर है, तो शायद स्मॉल कंपनी जो है इस वक़्त 25% पे टैक्स हो रही होगी, ठीक है? तो इस हुँ, लिहाज से हुँ। जो है वो, लेकिन टैक्सेबल इनकम दोनों ही होंगी, चाहे वो स्मॉल कंपनी कमाए या नॉन स्मॉल कमाए। हाँ, यहाँ पे एसएमसी और प्राइवेट और पब्लिक का कोई यहाँ पे बात नहीं है। एक एसएमसी भी कंपनी नॉन स्मॉल हो सकती है, और एक प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी शायद स्मॉल नहीं हो सकती, लेकिन एक प्राइवेट कंपनी यस। जो है, वो उस क्राइटेरिया में पूरा उतरते हुए, अगर पूरा नहीं उतरती तो वो स्मॉल कंपनी में वो भी फॉल हो सकती है। So there is no concept of एसएमसी या प्राइवेट या पब्लिक। यहाँ पे असल जो चीज है वो स्मॉल और नॉन स्मॉल कंपनी का टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इनकम दोनों की मानी जाएगी। इस तरह से एलएलपी भी सेम है। एलएलपी भी बेसिकली कंपनी की डेफिनेशन में ट्रीट होती है टैक्स के लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें भी इसी तरह से अगर आप स्मॉल में फॉल करेंगे तो आपके ऊपर रेट डिफरेंट हो सकता है, बट आप जो इनकम कमाएंगे वो सारी की सारी आपके टैक्सेबल है। इसी तरह से इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल्स के ऊपर भी रेट डिफरेंट होता है, बट अगर वो इनकम कमा रहे हैं वो सारी टैक्सेबल है। राइट, राइट। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन ये था कि जो हमने रेज़िडेंट के लिए 2 रूल ऑफ थंब बनाए, 183 डेज़ हैं विदिन 1 ईयर, और या फिर 365 डेज़ हैं पिछले 4 सालों में। तो अगर लेट्स से कि वो पिछले 4 सालों में फ़ॉल करता है इस कैटेगरी में कि वो 365 डेज़ उसने स्टे किया है, पाकिस्तान में रहा है, तो उसपे जो फिर उसकी जो टैक्सेबल इनकम होगी, वो जो 4 साल के लिए उसकी लोकल और इंटरनेशनल दोनों इनकम पे टैक्स लगेगा? जी, अफ़ज़ल, मैं ये बिल्कुल वही मैंने अर्ज़ किया था कि यहाँ पे जो बात समझने की है वो ये है कि रेज़िडेंट, ये 2 जो सेक्शंस हैं, ये मेरा कर्सर आप देख सकते हैं? जी, 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 जी। जी, रेज़िडेंट, ये जो जो भी बंदा, जो भी पर्सन रेज़िडेंट डिक्लेयर हो जाएगा, तो उसकी दोनों इनकम्स, पाकिस्तान सोर्स जो पाकिस्तान से वो कमा रहा है, और जो अगर कहीं वो बाहर से भी कमा रहा है, दोनों टैक्सेबल होंगी। और जो नॉन जी, रेज़िडेंट है, उसकी सिर्फ पाकिस्तान की सोर्स इनकम जो है वो टैक्सेबल होगी। मैंने एक एग्ज़ाम्पल आपको डोनाल्ड ट्रम्प की दी थी कि अगर डोनाल्ड जी, जी। ट्रम्प जो है
वो फॉर एग्जांपल वो नॉन रेजिडेंट है, वो ये जो 183 और 365 डेज के क्राइटेरिया पूरा नहीं होता था। अमेरिका क्या सिटीजन है, अमेरिका में ही रहता रहा है, पिछले 4 सालों में एक दिन पाकिस्तान में भी नहीं है। लेकिन अगर उसने पाकिस्तान में कुछ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की हुई है, ठीक है? या अगर वो पाकिस्तान के अंदर कोई एडवाइजरी सर्विसेज ऑनलाइन देता है, या अगर पाकिस्तान के अंदर ही जो है ना किसी कंपनी को कोई कोई इंटरव्यू दे देता है, उसकी उससे वो कंपनी उसको कोई पेमेंट करती है, तो इसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम है और उस पे टैक्स लगेगा। राइट, राइट। इसका जो मेन इसमें वो क्लैरिटी चाहिए थी वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड है। अगर वो 4 साल के लिए वो 365 डेज रुका है, तो दैट मीन्स कि उसके जो वो वाले 4 साल होंगे, उसकी जो इनकम होगी वो टैक्सेबल होगी, और उससे आगे फिर वो रूल रिवाइज होगा, ये कैसे चलता है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड? देखिए, टैक्स जो है हमेशा जो लगाया जाता है, जो कंसीडर किया जाता है, वो आपका जो करंट टैक्स ईयर है, जिसमें आप फॉल कर रहे होते हैं, जिसकी आपने फाइलिंग करनी है, उसी के हवाले से ही बात हो रही होती है। आप फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर साल में, जिस तरह अभी साल इस वक़्त चल रहा है 2020-21, 2020-21 मतलब ये हुआ कि ये जुलाई 2020 से शुरू हुआ है और जून 2021 में जाके इसने खत्म होना है। अब इस ठीक। साल के अंदर बेसिकली आपने रेज़िडेंस का जो स्टेटस है वो आपको इस साल में देखना है, कि क्या आप आपकी इस साल की इनकम आपके रेज़िडेंट होने की वजह से टैक्सेबल है या नहीं? ठीक है? अच्छा, राइट। अब वो रेज़िडेंट होना किस तरह डिटरमाइन होगा, वो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि 2 क्राइटेरिया हैं उसके। उसमें आपने ये जो करंट साल आपका कुछ चल रहा है, इसकी आपका स्टेटस देखेंगे और साथ में आपने पिछले साल 4 सालों के स्टेटस भी देखने हैं। तो जो भी आपकी इनकम है वो इस साल में होगी, अगले साल के लिए दोबारा से रेज़िडेंट का स्टेटस आपका होगा। ऐसा नहीं है कि आप वही एक ही दफ़ा के लिए आप हो गए और पिछले अगले 5 साल, 4 साल या 2 साल के लिए आप फिक्स हो गए, भई अब आपने करना ही करना है। वो उसके बाद अगले साल के लिए आपका एक नया स्टेटस देखा जाएगा कि क्या आप अगले साल में रेज़िडेंट हैं या नहीं? जी, राइट, राइट। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट में हमारे पास जैसे मैंने बात की थी कि इनकम टैक्स के अंदर बेसिकली 5 कैटेगरीज़ जो है वो डिटरमाइन की गई हैं कि कोई भी बंदा कोई भी इनकम कमा ले किसी किस्म की, वो इन 5 कैटेगरीज़ के अंदर ही फॉल होंगी। ठीक है? इनको इनकम सोर्सेज़ ऑफ इनकम भी कहा जाता है। ठीक है? इनकी टेक्निकल लैंग्वेज में इसको सोर्सेज़ ऑफ इनकम कहा जाता है। आप अब इसको वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या है। अच्छा, उसके बाद हम एंड में डिस्कस करेंगे कि इसको कैटेगराइज़ करने का मकसद क्या है। ठीक है जी? राइट। सबसे पहले तो यहाँ पे सैलरी इनकम बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमारे बहुत सारे लोग सैलरी सर्विसेज़ देते हैं डिफरेंट बिज़नेसेस को। तो वो जो लोग हैं, वो सैलरी वहाँ से कमाते हैं, वहाँ से उनको एक मंथली इनकम मिलती है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सैलरी, वो इस हेड के अंदर जो है, इस सोर्स ऑफ इनकम के अंदर टैक्स होता है। इसी तरह से प्रॉपर्टी इनकम है। प्रॉपर्टी इनकम जो है बहुत से लोगों ने अपनी जो ओन्ड प्रॉपर्टीज़ हैं, ये किराए पे दी हुई हैं, वहाँ से उनको रेंट मिलता है। तो ज रेंट की सारी इनकम यहाँ पे टैक्स होती है इस कैटेगरी में। इस तरह से तीसरा है जो सबसे बड़ी और सबसे ब्रॉडर कैटेगरी है वो बिज़नेस है। आप कोई भी बिज़नेस करें, ठीक है जी? कोई भी बिज़नेस करें, चाहे आप प्राइवेट लिमिटेड बन के कर रहे हैं, एसएमसी बन के करें, एलएलपी बन के करें या इंडिविजुअल कैपेसिटी में करें, जिस कैपेसिटी में भी आप करें, आप अगर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, चाहे वो सर्विसेज़ किसी को दे रहे हैं, चाहे किसी को ट्रेडिंग का बिज़नेस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इवन कि एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं, तो वो बेसिकली इस कैटेगरी में फ़ॉल होगी। ये एक अलग बहस है कि वो राइट। एग्ज़ैम्प्ट होगी, नहीं होगी, क्या होगा, वो बात की बात है, लेकिन आप फ़ॉल इसी कैटेगरी में करेंगे, ठीक है जी? इसी तरह से फिर एक 4th नंबर के ऊपर कैपिटल गेन्स हैं, ये कैपिटल गेन्स की कैटेगरी है। आप कोई भी अपनी कैपिटल एसेट जो है, जब आप बेचते हैं, तो उस बेचने के ऊपर अगर आपको सेल परचेज़ के जो डिफरेंस के साथ जो आपको इनकम होती है, तो वो यहाँ पे टैक्स होती है। इसकी एग्ज़ाम्पल मैंने नीचे आपके सामने बताई है, जिस तरह से शेयर आप बेचते हैं, उनकी स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर्स वगैरह की ट्रेडिंग होती है, वो भी इसी कैटेगरी में टैक्स होती है। इसी तरह से बड़ी कॉमन एग्ज़ाम्पल लोग अपनी प्रॉपर्टीज़ बेचते हैं, घर बेचते हैं। प्रॉपर्टी। जी, तो वो भी इसी हेड के अंदर ही टैक्स होती है। और अदर राइट। सोर्स के नाम से एक सेपरेट हेड है, जो भी अगर कोई हेड यहाँ पे इनमें फॉल हुए बगैर रह गया हो, तो वो हम यहाँ पे इसको टैक्स कर रहे होते हैं।
जिसके क्लासिकल एग्जांपल जो है डिविडेंड्स आप ले रहे होते हैं, ठीक है। अब डिविडेंड देखें, डिविडेंड ना तो सैलरी है, ना वो रेंट है, और ना वो बिजनेस भी नहीं है। बेसिकली बिजनेस तो जो है वो बिजनेस जो बिजनेस इनकम कमा रहा है वो उसका प्रॉफिट कहलाता है ना। आगे वो किसी को अपने ओनर को जो पेमेंट करता है वो डिविडेंड है, वो शेयर है उसका, तो वो ज़ाहिर है वो बिजनेस में फॉल नहीं हो सकता। अच्छा, इसी तरह से जो है ये कैपिटल गेन भी नहीं है डिविडेंड, और इसी वजह से हम डिविडेंड को यहाँ फॉल करवा देते हैं। रॉयल्टी, ये अक्सर कंपनीज अपनी जो है वो प्रोडक्ट्स को दे देती हैं दूसरों को बेचने के लिए, या दूसरों को राइट्स दे देती हैं, उसकी रॉयल्टी ले लेती हैं, तो वो भी इसमें फॉल होती है। और इसके साथ साथ इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट इनकम, लोग अपना पैसे वगैरह किसी को बैंक को देते हैं और वहां से इंटरेस्ट वगैरह मार्कअप वगैरह मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, तो वो भी यहीं पे टैक्स होता है। इन पांचों कैटेगरीज के अंदर रखने का मकसद ये है बेसिकली इनकम को, कि हर कैटेगरी के अंदर जो टैक्स की चार्जेबिलिटी रूल्स डिफरेंट है। अदरवाइज कोई जरूरत नहीं थी जब उन्होंने कह दिया कि तमाम इनकम टैक्स जो है तमाम इनकम्स पे लगना है, अनलेस अदरवाइज कि हम कहीं प्रोवाइड ना कर दें कि यार ये एग्जेम्प्ट है, बाकी सब पे लगना है, सब इनकम टैक्सेबल है। तो इसके बाद वो करने की जरूरत नहीं थी कि मैं क्यों कैटेगरीज डिफाइन करूं ब्रॉडर। तो इस कैटेगरी का मकसद ये है कि यहाँ पे जो टैक्स की इम्प्लीकेशन है हर कैटेगरी की डिफरेंट है। मैं एग्जांपल बताता हूँ इम्प्लीकेशन से मुराद क्या है। जैसे सैलरी है, सैलरी अगर कोई बंदा कमाता है तो उसका सैलरी का रेट डिफरेंट है, लेकिन अगर सेम बंदा कोई बिजनेस भी कर रहा है तो बिजनेस का रेट डिफरेंट है, ठीक है जी। इस तरह से अगर वो बंदा जो है उसने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है, उसका रेट बिल्कुल डिफरेंट है। तो एक तो फर्क आ गया इन कैटेगरीज की इनकम को रेट करने का, ठीक है। इस तरह से फिर रूल्स के भी कई डिफरेंसेस हैं। जैसे सैलरी है, सैलरी में जो जो चीजें आप माइनस एक्सपेंसेस माइनस कर सकते हैं ताकि आप टैक्सेबल इनकम तक पहुंचे, वो एक डिफरेंट मामला होगा। प्रॉपर्टी में डिफरेंट रूल्स होते हैं कि कितना रूल्स है। बिजनेस इनकम के अंदर जो रूल्स हैं वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है कि कौन कौन से एक्सपेंसेस माइनस करने हैं, कौन से नहीं करने, ठीक है जी। और सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो ये टैक्स के अंदर डिफरेंट रूल्स और डिफरेंट रेट्स की वजह से डिफरेंट कैटेगरीज में इनकम को डिवाइड किया गया है। तो ये जो टैक्स के अंदर जिसको हम उर्फ आम में कहते हैं सोर्सेज ऑफ इनकम, तो उस वाले से है जी अफजाल। जी नहीं, ये काफी डिटेल्स है स्लाइड और हमने डिस्कस भी इसको किया, तो इट्स प्रीटी क्लियर। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और हम दोबारा विल गेट बैक टू यू यूजिंग कमेंट्स और ईमेल भी कर सकते हैं आप लोग। श्योर जी। अच्छा जी, इसके बाद इनकम सोर्स, जैसे मैंने अभी आपसे बात की थी कि शायद आपका क्वेश्चन भी था कि कोई एग्जाम्पशंस के हवाले से अगर कोई बातें हो सकें तो वो भी हम यहाँ पे रखें, और टैक्स के रेट्स कैसे होते हैं। तो अब यहाँ पे हम बेसिकली ये जो 5 सोर्स ऑफ इनकम हमने डिस्कस किए थे, सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन्स और अदर सोर्स, इन सोर्सेस के अंदर हमने इसके साथ आपको इनके साथ जुड़ी हुई टैक्स की बड़ी ब्रीफ सी जो है वो इम्प्लीकेशंस है वो हम आपको सेपरेट सेपरेट बता देते हैं। सैलरी जो इनकम है इसमें जी 6 लाख रुपए तक, जैसे मैंने बताया है कि जो भी टैक्स के अंदर बात होती है उसमें जो पीरियड काउंट होता है वो 1 साल, एक टैक्स ईयर काउंट होता है, 12 महीने का एक टैक्स ईयर। तो जब भी कोई भी बात होगी टैक्स के वाले से तो हमेशा एक 12 महीने का पीरियड आपके फौरन जहन में आना चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, नॉर्मली वो जुलाई टू जून है, लेकिन वो कोई भी 12 महीने हो सकते हैं, ठीक है। तो अब एक 12 महीने के पीरियड में जिसे टैक्स ईयर कहा जाता है, आपको 6 लाख तक की सैलरी इनकम की छूट है। उससे ऊपर की जितनी इनकम होगी वो टैक्स होगी, ठीक है जी। उसके जो टैक्स होने के जो रेट्स हैं वो ये दिए हुए हैं, 5% से स्टार्ट होता है और 35% तक जाता है। ये स्लैब सिस्टम है। फॉर एग्जांपल 6 लाख तक एग्जेम्प्ट है, 0% टैक्स लग रहा होगा। 6 लाख से 8 लाख तक हो सकता है 5% लग रहा हो। 8 लाख से 10 लाख तक फिर आपका परसेंटेज 10 पे या 7.5 पे चली जाती हो। इस तरह से स्लैब सिस्टम के तहत इंक्रीमेंटल टैक्स इस पे लग रहा होता है। प्रॉपर्टी इनकम, इसमें मैंने बताया था कि रेंट इसमें शामिल होता है, रेंट फॉल करता है इसमें। ये 2 लाख तक सिर्फ इंडिविजुअल्स और एओपी को एग्जेम्प्ट है। अगर आप एक इंडिविजुअल हैं या आप एओपी, एओपी जो है बेसिकली टैक्स के अंदर जो पार्टनरशिप का नाम वो एओपी कहलाता है। पार्टनरशिप जो है, जो कि हमने लीगल फॉर्म में कहीं देखा था, टैक्स में पार्टनरशिप का जो टर्म यूज होती है वो नहीं होती। टैक्स के अंदर इसको एसोसिएशन ऑफ पर्संस के नाम से जाना जाता है, ठीक है जी।
तो अगर आप इंडिविजुअल हैं या एसोसिएशन ऑफ पर्संस हैं या पार्टनरशिप हैं, तो 2 लाख तक का आपको इनकम जो है, रेंट इनकम एग्जेम्प्ट है, ठीक है, साल में। उससे ऊपर का रेट फिर नीचे दिया हुआ है, 5% से लेके 15% तक है, ठीक है। इसमें भी स्लैब्स हैं, सर्टेन इनकम तक जो है वो 5% लगेगा, उससे ऊपर की इनकम तक 10%, फिर उससे उनकी ऊपर की इनकम तक 15%। इस तरह से स्लैब सिस्टम यहाँ पे भी चलता है। बिजनेस इनकम, जैसे मैंने बात की थी, बिजनेस इनकम जो है वो आपकी सिर्फ इंडिविजुअल्स और एओपीज को 4 लाख तक एग्जेम्प्ट है। अगर आप साल में 4 लाख तक नेट प्रॉफिट जो है वो आपको होता है तो वो एग्जेम्प्ट है। उससे ऊपर जो है आपका फ्लैट रेट है, यहाँ पे कोई स्लैब सिस्टम नहीं है। 22% जो है, जैसे मैंने बात की थी, स्मॉल कंपनी अंडर सर्टेन क्राइटेरिया है, स्मॉल कंपनी जो है अगर उसमें फॉल करती है तो वो स्मॉल कंपनी कहलाई जाती है, और उसके ऊपर 22% का जो है वो टैक्स लगता है। और अदर देन स्मॉल कंपनी जो है वो 29% के ऊपर करंटली टैक्स हो रही है। अभी हर साल इसमें रेट डिफरेंट होते रहते हैं, लेकिन इसी साल में जो 2020 और 21 का साल है, जब ये इसकी असेसमेंट होगी, इसकी रिटर्न्स फाइल होंगी, तो स्मॉल कंपनी 22% के हिसाब से टैक्स कर अपने आप को करवा सकती है, और नॉन स्मॉल 29% के हिसाब से करवा सकती है। राइट। हमारी जो सेकंड लास्ट कैटेगरी कैपिटल गेन्स, उसमें कुछ एग्जाम्पशंस हैं। अब चूंकि कैपिटल गेन्स एक बड़ी मल्टीपल, इसमें काफी सारी चीजें आ जाती है, जैसे मैंने बताया था आपको कि प्रॉपर्टी इनकम भी, सॉरी, जो प्रॉपर्टी की सेल है वो भी इसमें शामिल होती है, सेल शेयर्स की भी आपने जिस तरह बिल्कुल सही कोट किया। इस तरह से आपके पास कोई एसेट्स हैं, एसेट्स आप बेच देते हैं अपने, फॉर एग्जांपल OLX कर दिया है, ये वो कर दिया, ऑक्शन कर दी, तो वो भी इसी में फॉल होगी। तो इसमें मल्टीपल जो है वो चीजें हैं। जैसे शेयर्स के अंदर अगर आप एक सर्टेन पीरियड तक शेयर्स अपनी कस्टडी में रखते हैं और उसके बाद सेल करते हैं तो वो एग्जेम्प्ट, उनके ऊपर जो इनकम होगी वो एग्जेम्प्ट होगी। और इसी तरह से सेम इज द केस विद प्रॉपर्टी। इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट उसके ऊपर स्लैब्स हैं, डिफरेंट मामलात हैं, तो सर्टेन एग्जेम्पशन अवेलेबल है यहाँ पे। इसी तरह से जब चूंकि इसमें हेड्स बहुत सारे डिफरेंट हैं, तो उनके रेट्स भी काफी इसमें वेरिएशन है। प्रॉपर्टी के जो रेट्स होंगे कैपिटल गेन टैक्स के, वो डिफरेंट होंगे। शेयर्स के कैपिटल गेन्स को इसको टैक्स करने के रेट्स डिफरेंट होंगे। इसी तरह से एसेट्स को डिफरेंट होंगे। तो ये है। अच्छा, अदर सोर्स के अंदर जो है, जैसे मैंने बात की थी डिविडेंड वगैरह और इंटरेस्ट वगैरह है, इसमें कोई एग्जम्पशन नहीं है, किसी किस्म की कोई एग्जम्पशन नहीं है, किसी को भी एग्जम्पशन नहीं है। और नॉर्मली इसके अंदर भी वेरिएशन है, लेकिन जो नॉर्मल जो इसका टैक्स है वो 15% में पाकिस्तान में टैक्स हो रहा होता है। जी अफजल। जी। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन है, बाकी काफी डिटेल में मैंने डिस्कस किया कि जो हमने बात की कि जो बिजनेस के लिए है, वो अगर कोई इंडिविजुअल है या एओपी है तो उनके लिए एग्जाम्पशन है अप टू 400,000, ठीक है। अच्छा, उसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो फिर वो 22% या 29% में फॉल करता है। लेकिन अगर एओपी और इंडिविजुअल्स के अलावा है तो उसमें उनकी जो भी इनकम होगी, लेट्स से वो 300K है या 500K है या 1000K है, तो वो सारी की सारी टैक्सेबल होगी। जी, अगर तो वो बिजनेस जिस कैटेगरी में, जिस सेगमेंट में बिजनेस कर रहा है वो टैक्सेबल बिजनेस है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप एक एग्रीकल्चर इनकम कमा रहे हैं तो वो ऑब्वियसली उस पर टैक्स नहीं है, जैसे मैंने पहले भी बात की। अगर कोई कंपनी जो है वो सॉफ्टवेयर या आईटी सर्विसेज का काम कर रही है तो वो भी, उसके ऊपर भी फिलहाल पाकिस्तान में छूट है टैक्स की, ठीक है। अगर आप एग्जाम बिजनेस में काम नहीं कर रहे तो आपको अपनी तमाम इनकम के ऊपर टैक्स देना है। अच्छा, अब इनकम से मुराद, थोड़ी सी यहाँ पे ये शायद जानना जरूरी है कि इनकम से मुराद आपकी जो है वो टैक्सेबल इनकम है, ना कि आपका टोटल टर्नओवर, ठीक है। टोटल टर्नओवर से मुराद ये है कि आपने एक ट्रांजैक्शन की, वो ट्रांजैक्शन की 100 रुपए की, ठीक है, आपने 100 रुपए का कोई माल बेचा। अब इस 100 रुपए के ऊपर टैक्स नहीं है आपका। आपने उस 100 रुपए में से आपने माइनस करने हैं खर्चे, कि आपको कितने का वो माल कितने का पड़ा, आपने सैलरीज कितनी दी उसको बेचने में, आपने फ्रेट वगैरह ट्रांसपोर्टेशन कितनी बेची, के एक्सपेंसेस बियर किए, वो सारे एक्सपेंसेस माइनस इंटरेस्ट करने के बाद, वगैरह, इंटरेस्ट वगैरह, एग्जैक्टली, वो सारी चीजें माइनस करने के बाद आपकी जो टैक्सेबल इनकम बनती है, सपोज करें वो 10 रुपए बनती है,
तो आपका ये जो रेट है वो 10 रुपए पे लगेगा, 100 रुपए के ऊपर नहीं लगेगा, ठीक है? तो ये ज़रा थोड़ा-सा मेरे ख्याल जानना ज़रूरी है। बिज़नेस इनकम के अंदर आपको जो है एक्सपेंसेस वगैरह अलाउड होते हैं, उसे अलाउएबल डिडक्शंस कहा जाता है। वो आप अलाउएबल एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद जो आपको नेट घर पे पड़ रहा होता है, बेसिकली उसी के ऊपर टैक्स लग रहा होता है। राइट, 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 ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम चूँकि आखिरी फ़ेज़ में बढ़ रहे हैं इनकम टैक्स के हवाले से, यहाँ पे कुछ जो कंप्लायंसेस हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि किस किस्म की कंप्लायंसेस होती हैं। ये आपके कई लोग जानने वालों के लिए शायद ये बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि लोगों को टैक्स वगैरह के बहुत सारे हमारे जो स्टार्टअप्स हैं, वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, अकाउंटेंट अफ़ोर्ड नहीं कर पाते, या फॉर एग्ज़ाम्पल वो कोई राइट, आउटसोर्स सर्विसेज़ अफ़ोर्ड नहीं कर पाते। तो उनको ये जानना ज़रूरी है कि जो मेजर टैक्स की कंप्लायंसेस हैं, जो कि रेगुलर कंप्लायंसेस इनकम टैक्स की हैं, वो क्या-क्या हैं? ताकि इस हवाले से वो जो है ना थोड़ा-सा अपने आप को प्रिपेयर कर सकें, इसकी अंडरस्टैंडिंग ले सकें, और अगर कोई सेल्फ कंप्लायंस करना चाहता है, तो इस काबिल हो कि वो सेल्फ कंप्लायंस भी कर सके। अच्छा, सबसे पहले तो राइट, इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है जी? आप सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंस जो जो एक कंप्लायंस है, वो इनकम टैक्स रिटर्न की कंप्लायंस है। चूँकि मैंने बताया कि 1 साल 12 महीने के पीरियड के अंदर ये टैक्स होता है, जिसको हम टैक्स ईयर कहते हैं। तो एक टैक्स ईयर की रिटर्न जो है, टैक्स ईयर खत्म होने के बाद आपको फाइल करना होती है। तो अगर आप इंडिविजुअल एओपी हैं, तो इसकी डेडलाइन जो है 31 अगस्त तक होती हैं, लेकिन ये वक़्तन-फ़वक़्तन एक्सटेंड होती रहती हैं। अभी लास्ट टाइम जो है पिछले साल में शायद ये दिसंबर 8th तक जो है इन्होंने इन्होंने अलाउ किए रखा था। तो आप दिसंबर 8 तक विदाउट पेमेंट ऑफ एनी पेनल्टी और सरचार्ज वगैरह के आप टैक्स की रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और अगर राइट, अदर देन आप इंडिविजुअल्स हैं या एओपी हैं, तो 31 दिसंबर जो है, अगर आपका नॉर्मल टैक्स ईयर है, नॉर्मल टैक्स ईयर से मुराद ये है कि अगर आप जुलाई टू जून चल रहे जुलाई हैं, टू जून, जी, तो वो नॉर्मल टैक्स कहलाता है, नॉर्मल टैक्स ईयर कहलाता है, तो उसमें 31 दिसंबर है। और अगर आप अदर देन नॉर्मल किसी टैक्स में कोई आपने पीरियड सेलेक्ट किया हुआ है, तो आपका जो नेक्स्ट सितंबर आएगा, तो वो नेक्स्ट सितंबर की जो डेट है 30 सितंबर, वो आपकी जो है वो आपका इनकम टैक्स रिटर्न करने की डेडलाइन होती है। इसी तरह से क्वार्टरली विथहोल्डिंग स्टेटमेंट्स हैं। अगर आप एक तमाम टैक्स पेयर्स को बेसिकली ये रिटर्न फाइल नहीं करनी होती। जैसे इनकम टैक्स रिटर्न तो सबको फाइल करनी है, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है इनकम टैक्स में, उसने सबको रिटर्न फाइल करनी है, चाहे उसने इनकम कमाई या नहीं कमाई, इवन के नील की रिटर्न भी उनको फाइल करना होती है। तो ये जो क्वार्टरली विथहोल्डिंग स्टेटमेंट है, ये सर्टेन पर्सन्स को ही फाइल करना है। मोटा हिसाब अगर आपको बताऊं, तो जो इंडिविजुअल्स को बेसिकली ये फाइल करने की जरूरत नहीं होती। ये जो फाइल करनी होती है, ये कंपनीज वगैरह ने करनी होती है, एओपीज ने करनी होती है, ठीक है जी। इसकी जो डेडलाइन राइट, है वो 20th होती है। आप जो जो क्वार्टर आपका खत्म होता है, क्वार्टरली ये फाइल होती है, और क्वार्टर के नेक्स्ट मंथ की 20th तक जो है आपको ये रिटर्न फाइल करना है। एनुअल स्टेटमेंट राइट, ऑफ सैलरी विद होल्डिंग है। जो कंपनीज या जो बिजनेस अपना इनके एम्प्लॉयज हैं, उन एम्प्लॉयज की अगर वो सैलरी में से डिडक्शन करते हैं और जमा करवाते हैं उनका टैक्स, तो वो साल के खत्म होने के बाद 31 जुलाई को उनको ये रिटर्न एक ही दफा साल में फाइल करनी है। इसी तरह से ये तो रिटर्न्स हो गई, आपको इसके साथ कुछ टैक्स की पेमेंट भी करनी है, जिसमें एक टैक्स की पेमेंट तो विथहोल्डिंग टैक्स है। विथहोल्डिंग टैक्स से मुराद बेसिकली यहाँ पे जो क्वार्टरली विथहोल्डिंग स्टेटमेंट है, ये मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताना भूल गया। विथहोल्डिंग से मुराद ये होती है कि जी आपने अंडर इनकम टैक्स लॉज जब भी आपने किसी को पेमेंट करनी होती है, किसी कंपनी ने किसी अपने वेंडर को पेमेंट करनी है, तो उसकी पेमेंट में से सर्टेन अमाउंट उसको डिडक्ट करना होता है। ठीक है? और टैक्स की मद में उसके डिफरेंट रेट्स हैं। अगर आप सप्लाईज कर रहे हैं, गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, तो उसका एक डिफरेंट रेट होगा। अगर आप सर्विसेज किसी कंपनी को दे रहे हैं, अगर कोई कंपनी सर्विसेज ले रही है, तो वो उसके वेंडर को एक डिफरेंट टैक्स के साथ उसकी डिडक्शन कर रही होगी। इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट्स की डिफरेंट है, डिफरेंट किस्म की जो है ना, आप विथहोल्डिंग्स उसमें हो सकती हैं। बहुत सारी कैटेगरीज हैं जहाँ पे आप फॉल कर सकते हैं। तो आपने अपने इन शॉर्ट जब भी आपने कोई पेमेंट करनी है और पेमेंट करते हो आप टैक्स काट लेते हो, तो उस टैक्स को बेसिकली इस रिटर्न के साथ आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फाइल करना होता है ऑनलाइन। और उसकी जो टैक्स की जो पेमेंट करनी होती है, जो आपने डिडक्ट किया है, वो एवरी वीक जो है आपको जो है इसकी पेमेंट करना होती है। जिस पूरे हफ्ते में जो भी आपने टैक्स काटा है, वो टैक्स आप अगले हफ्ते में उसको आप जमा करवाते हैं। ठीक है जी?
और फिर ये पूरे क्वार्टर में जितने भी आपने टैक्स काट काट के जमा करवाया होता है, उसकी सिर्फ आप एक फाइलिंग कर देते हैं कि जी मैंने ये पार्टियां, इन पार्टियों का इतनी अमाउंट मैंने टैक्स जमा करवा दी है, वो आप उसको सिंपली उसको फाइल कर देते हैं। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट ये है एडवांस इनकम टैक्स। एडवांस इनकम टैक्स ये होता है कि इसमें मैंने अर्ज किया कि आप टैक्स की लायबिलिटी तो ज़ाहिर है पूरा साल खत्म होगा तब बनेगी। आपका साल खत्म हुआ, राइट। आपने रिटर्न जमा करवानी है, रिटर्न जमा करवाते हुए आपकी जो अमाउंट ज़ाहिर है वो डिटरमिन होती है कि आपकी टैक्स की लायबिलिटी कितनी बनती है, ज़ाहिर रिटर्न के साथ ही बनेगी। लेकिन इस क्लॉज के तहत, इस लॉ के तहत डिपार्टमेंट ने जो है बेसिकली अब ये डिपार्टमेंट एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि बजाय ये कि आप पूरा साल का वेट करें और साल के बाद मुझे अपनी जो इनकम टैक्स की जो मेरी मेरी जो अमाउंट बनती है वो मुझे पे करें, तो आप मुझे क्वार्टरली बेसिस के ऊपर जो है ना मुझे कुछ अमाउंट पे करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मली राइट। जो जो बिजनेस इनकम है, जो बिजनेस इनकम कैटेगरी है, उसके अंदर बेसिकली ये फॉल ये करती है। अगर आप बिजनेसेस कमा रहे हैं तो बिजनेस से इनकम कमा रहे हैं, तो बिजनेस की इनकम के ऊपर जो है आप अपनी एक वर्किंग कर लें, रफ वर्किंग की बेसिस के ऊपर। आप पूरे साल में जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आपका इतना का टैक्स बन जाएगा, उसको क्वार्टरली बेसिस के ऊपर आप उसको पे करते रहें। और फिर एंड में जब आप साल के आखिर में जब आपके पास एक्चुअल सारी परफॉर्मेंस आ चुकी होगी, तो आप रिटर्न जब फाइल करेंगे उस वक्त आप हिसाब लगा लें कि आपने क्वार्टरली बेसिस पे कितना टैक्स जमा करवाया था एज एन एडवांस। उसको आप फिर अपनी फाइनल टैक्स की लायबिलिटी में से एडजस्ट कर लेंगे, और अगर कोई अमाउंट फिर भी बचती होगी तो आप उसको पे कर दें। अगर आपने ऑलरेडी एडवांस टैक्स जमा करवा दिया तो उसको आप रिफंड की शक्ल में क्लेम कर सकते हैं। तो ये मेजर कंप्लायंसेस की रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि इनकम टैक्स के हवाले से मैंने आपके सामने रखी हैं। जी अफजल। जी। अच्छा, इसमें एक जो चीज़ दोबारा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हाइलाइट कर दें कि जो एक तो जो क्वार्टरली विथहोल्डिंग स्टेटमेंट की हमने फाइलिंग करनी है, दैट इज़ फॉर एवरीबॉडी, लाइक हर कंपनी के लिए है, ठीक है? एक ये चीज़, और दूसरी इसी के रिलेटेड है कि आपने मेंशन किया कि हमने जो विथहोल्डिंग, अगर हम टैक्स विथहोल्ड कर रहे हैं, विथहोल्डिंग हम डिडक्ट कर रहे हैं, तो वो हमने एवरी वीक हमने पेमेंट करनी है, लेकिन उसकी जो रिपोर्टिंग है, जो फाइलिंग है, वो क्वार्टरली है। इट्स नॉट लाइक कि हमने उस पूरे क्वार्टर का जमा करके एक दफ़ा जमा कराना है और उसको रिपोर्ट भी करना है। तो ये थोड़ी-सी अगर क्लैरिटी है। जी, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। देखिए, अफ़ज़ल, अगर आप हर वीक में डिफरेंट पार्टीज़ का टैक्स काट रहे हैं, तो गवर्नमेंट आपको ये नहीं कहती कि आप काट-काट के रखते रहें और मुझे 3 महीने के बाद मुझे आप पे कर दें। तो गवर्नमेंट बेसिकली आपसे जैसे टैक्स कटवाती है, हुँ, हुँ। उससे नेक्स्ट वीक में गवर्नमेंट आपसे एक्सपेक्ट कर रही होती है कि आप उन पार्टीज़ की डिटेल्स के साथ, जिस-जिस पार्टी का जितना अमाउंट कटा है, उसकी डिटेल के साथ आप उनको जमा करवा देंगे चालान की शक्ल में। तो वो हुँ, हुँ। नेक्स्ट वीक में वो अमाउंट आप जस्ट एक पेमेंट उसकी कर देंगे, और उसी की फिर एक समराइज वर्जन कि उस पूरे क्वार्टर के अंदर किस किस पार्टी का कितनी अमाउंट की पेमेंट हुई और कितना टैक्स उसका काट के आपने जमा करवाया पूरे क्वार्टर में, उसकी आप सिंपल एक फाइलिंग कर देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली। राइट, राइट। अच्छा, दूसरा जो पहला क्वेश्चन था वो ये कि जो क्वार्टरली रिपोर्टिंग है, ये सब बिज़नेसेस के लिए है, या इसमें भी कोई एक्सेप्शंस हैं? जी, ये क्वार्टरली रिपोर्टिंग सिर्फ उन्हीं के लिए है जिन्होंने विथहोल्डिंग का टैक्स काटना है। जैसे मैंने बताया था कि तमाम बिज़नेसेस जो हैं वो विथहोल्डिंग जब आप जब पेमेंट करते हैं तो उसको टैक्स काटना उनके लिए ज़रूरी है, लेकिन हुँ, हुँ। इंडिविजुअल्स जो हैं उनको ज़रूरी नहीं है। अगर आप कोई ठीक है। अपना इंडिविजुअल एज़ एन इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई बिज़नेस कर रहे हैं, तो आपको पेमेंट करते वक़्त टैक्स काटने की आपकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और जब ज़ाहिर है आपने टैक्स नहीं काटा, तो आपने टैक्स जमा भी नहीं करवाया, और जब जमा नहीं करवाया तो ज़ाहिर है फिर आपकी क्वार्टरली विथहोल्डिंग स्टेटमेंट की ज़रूरत है। राइट, राइट, राइट। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, अभी हमने जैसे मैंने बताया कि विथहोल्डिंग टैक्स जो है एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसके ऊपर टैक्स की मशीनरी भी बड़ी हरकत में रहती है, और नोटिसेस शोटिसेस इस पे बहुत आते रहते हैं कि जी आपने जी। इतनी पेमेंटें की है और टैक्स क्यों नहीं आपने काटा, और ये सब चीजें ना। तो इस वाले से थोड़ा सा मैंने जैसे एक ब्रीफ सा यहाँ पे एक जो मेजर टाइप के जो विथहोल्डिंग हैं वो मैंने उनके रेट्स के साथ मैंने रख दी हैं, ताकि हमारे जो ऐसे लोग जो कि शायद इसके बारे से नहीं जानते तो उनको थोड़ा सा एक ब्रीफ सा आइडिया हो जाए। ये बहुत ही बड़ी लिस्ट है और डिफरेंट किस्म के रेट्स हैं, तो शायद हमारे लिए इसको एक दो स्लाइड्स में समझाना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन जो मेजर किस्म की जो पेमेंट्स होती हैं
वो हमने आइडेंटिफाई कर ली है, या मेजर किस्म की जो इनकम की कैटेगरीज है वो आइडेंटिफाई कर ली है, जिसके ऊपर टैक्स वगैरह का जो रेट है वो जो कटता है वो भी हमने यहाँ पे आपके सामने रख रहे हैं। तो ये मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ। सप्लाई जैसे मैंने बात की थी, सप्लाई जो है वो अगर आप किसी को गुड्स दे रहे हैं, ठीक है जी, आप किसी को गुड्स सप्लाई करके दे रहे हैं, चाहे वो गुड्स आपने इंपोर्ट किए थे, चाहे वो गुड्स आपने खुद बनाए हैं, चाहे वो लोकली कहीं से होलसेल से परचेज करके आप किसी कंपनी को दे रहे हैं, जिस तरह से भी आपने गुड्स दिए तो वो सप्लाई की कैटेगरी में फॉल होगी। सप्लाई के ऊपर जो रेट है वो कंपनी के लिए 4%, अदर देन कंपनी 4.5%। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एज अ कंपनी के तौर पे, आप कंपनी है, ठीक है, चाहे वो एसएमसी है, चाहे वो आप एलएलपी है, जैसे मैंने बताया कि एलएलपी भी बेसिकली कंपनी मानी जाती है टैक्स पर्पसेस के लिए, ठीक है, चाहे आप जो है वो पब्लिक कंपनी है, चाहे लिस्टेड कंपनी है, चाहे प्राइवेट कंपनी है, व्हाटएवर द कंपनी इज, आप जब भी अपने कस्टमर्स को सप्लाई करेंगे तो आपका कस्टमर अगर तो वो भी कंपनी है तो वो आपका टैक्स काटने का मजाज है, ठीक है, आपकी आपकी जब वो आपको पेमेंट करेगा तो आपका टैक्स काटेगा, ठीक है, जब आपका टैक्स काटेगा तो वो 4% पे काटेगा। लेकिन अगर आप अदर देन कंपनी, आप एओपी हैं या इंडिविजुअल हैं और आप किसी कस्टमर को देते हैं, तो कस्टमर जब आपका टैक्स काटेगा तो वो 4.5% के हिसाब से काटेगा, ठीक है जी। ठीक हो गया। इसमें कुछ एग्जाम्पशंस हैं कि अगर आपकी पूरे साल में सिर्फ 75,000 की ही ट्रांजैक्शन हुई है तो फिर आप वो जो आपका कस्टमर है उस पर बाइंडिंग नहीं है कि वो आपका टैक्स काटे, ठीक है, वो आपका पूरी की पूरी पेमेंट भी आप कर सकता है। 75,000 से जब भी ट्रांजेक्शन ज्यादा होगी तो फिर आपको वो टैक्स काटेगा, ठीक है जी। एक राइट। ये है। दूसरा सर्विसेज है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और भी आएगा इस कैटेगरी में ना, फाइलर नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट भी आएगा, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। बेसिकली चले मैं डिस्कस कर लेते हैं। जिन जिन हेड्स के अंदर मैंने ये अस्टेरिक्स लगाए हुए हैं, स्टार्स लगे हुए हैं, ये बेसिकली स्टार्स, इनके अंदर जो भी रेट होगा मैंने बताया हुआ है वो रेट डबल हो जाता है अगर आपका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है। एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट बेसिकली लिस्ट है, टैक्स डिपार्टमेंट इसको इशू करता है। ये लिस्ट उन लोगों पे, उन पर्सन्स पे मबनी होती है जिन्होंने अपने टैक्स की रिटर्न फाइल की हुई है। अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा था इनकम टैक्स रिटर्न जो साल में भरनी होती है, अगर आपने वो जो है वो फाइल कर दी है तो आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर आपका नाम आ जाता है। जब आपका नाम आ जाता है तो फिर आपकी जो विदहोल्डिंग, जो आप सर्विसेज देंगे या जो सप्लाई देंगे, उसके ऊपर विदहोल्डिंग का रेट कम लगेगा, ठीक है जी। तो ये एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट का एक फायदा होता है कि आपके ऊपर टैक्स का रेट कम हो जाता है। अगर आप नहीं हैं तो जो जो रेट्स यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज में रेट दिए हुए हैं ये ऑटोमेटिकली डबल हो जाएंगे, ठीक है जी। सर्विसेज है, अगर आप सर्विसेज किसी को दे रहे हैं, आप चाहे इंडिविजुअल हैं चाहे कंपनी है, आपने किसी कंपनी को सर्विसेज दी तो जो कंपनी आपके ऊपर जब आपको पेमेंट करेगी तो अगर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है तो 3% का टैक्स कटता है। अगर आप कंपनी है, अगर आप कंपनी ने आप इंडिविजुअल आप कंपनी है तो आपके ऊपर 8% का टैक्स लगेगा, और अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपको विदहोल्डिंग टैक्स 10% का आपका कटेगा, ठीक है जी। ठीक है। इसमें भी कुछ एग्जाम्पशन की लिमिट है। साल में अगर आपने 30,000 की सिर्फ ट्रांजेक्शन की है किसी एक कस्टमर के साथ तो उस 30,000 तक आपका एग्जेम्प्ट है, ठीक है जी। अगर जैसे आप 30,000 से ऊपर की उस साल में आपका वॉल्यूम हो बढ़ेगा तो फिर वो आपके ऊपर टैक्सेस पे मजीद लग रहा होगा। अच्छा, इसके अलावा राइट। कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स थोड़ा सा डिफरेंट एक होता है, सर्विसेज से डिफरेंट होता है। आपने एक कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट में समटाइम्स सप्लाई भी शामिल होती है, समटाइम्स सर्विसेज भी शामिल हो जाती हैं। तो उसके ऊपर जो रेट है, अगर आप कंपनी एज अ कंपनी के तौर पे कॉन्ट्रैक्ट डिलीवर कर रहे हैं तो 7% का रेट लगेगा। अगर एज अ अदर देन कंपनी के तौर पे डिलीवर कर रहे हैं जिसमें एओपी और इंडिविजुअल शामिल होते हैं तो आपके ऊपर 7.5% का रेट लगेगा, राइट। ठीक है जी। अच्छा, एक्सपोर्ट अगर आप कोई चीज कर रहे हैं तो आपके ऊपर सिंपली 1% का रेट लगेगा। बैंक के अंदर आपकी पेमेंट आती है, ठीक है जी। बाहर से अब आपका सवाल ये होगा कि यार मेरा कस्टमर तो बाहर बैठा हुआ है, वो कस्टमर मेरा टैक्स कहाँ काट के जमा करवाएगा, और उसके ऊपर तो टैक्स के लॉस भी नहीं लगते। तो बात आपकी सही है, लेकिन जो कस्टमर की जब प्रोसीड आएंगी ना तो आपकी बैंक में आएंगी तो बैंक आपका उस वक्त आपका 1% टैक्स काट लेगा। इसी तरह से इंपोर्ट, अगर आप फॉर एग्जांपल बाहर से माल मंगवाते हैं, ठीक है जी, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए
या एज इट एज बेचने के लिए, तो उसमें डिफरेंट स्लैब हैं। नॉर्मली ये 5.5% का रेट लगता है, लेकिन डिफरेंट गुड्स के हिसाब से 1% से लेके 6% तक ये टैक्स जा सकता है। अगर आप राइट। प्रॉफिट या इंटरेस्ट कमा रहे हैं, तो जो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको पेमेंट करेगा, वो 10 से 15% के हिसाब से डिडक्ट करके आपकी पेमेंट करेगा। इस पे डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसके अंदर डिटरमिन होता है कि आपके 10% लगेगा या 15% लगेगा। डिविडेंड है, डिविडेंड के ऊपर जो है रेट है वो 7.5% से लेके 15% तक रेट जाता है। और जैसे मैंने कहा है, नॉन फाइल अगर एक्टिव टैक्स के लिस्ट में नहीं है तो 25% का रेट आपको लगेगा। ठीक है जी? इस यहाँ पे कोई क्वेश्चन ठीक हो है आपका? जी। अच्छा, इसमें दो विदहोल्डिंग टैक्स की हम जब भी बात करते हैं तो उसमें एक कंफ्यूजन होती है। आई आई थिंक वो ज़्यादा रिलेटेड होगा सेल्स टैक्स के उस डिस्कशन में, लेकिन अब मेरे माइंड में आ गया तो हम पूछ लेते हैं कि इसमें डिफरेंट एक दो टर्मिनोलॉजीज यूज़ की जाती हैं कि ओरिजिनेशन पे और सोर्स पे टैक्सेशन काटना। तो इसके लिहाज से अगर थोड़ा-सा हमें बता दें कि अगर हम मिसाल के तौर पर हम किसी बंदे से या किसी कंपनी से सर्विसेज़ ले रहे हैं और हम एज़ अ कंपनी रजिस्टर्ड हैं, तो हमने उनका जो टैक्स है विथहोल्डिंग टैक्स अगर हमने काटना है एट द सोर्स, या अगर हम नहीं काटते तो फिर वो जो कंपनी है वो उसको कैसे डील करती है? ये 2 चीज़ें अगर आप क्लियर करें। ठीक है। अच्छा, जो टैक्स काटना है वो ज़ाहिर है जो पार्टी पेमेंट कर रही होगी ना जी, वो ही टैक्स ठीक काटेगी। है। सिंपल थंब रूल है इसका कि आप अगर तो आप एक कंपनी है और आपने कुछ सर्विसेज़ ली हैं या कोई आपने सप्लाई ली है, तो आपने टैक्स काट के आपने जमा करवाना है। ठीक है? अभी हमने एक्सपोर्ट की एग्ज़ाम्पल ली थी, तो एक्सपोर्ट के अंदर ज़ाहिर है जो बैंक है वो तो सर्विसेज़ नहीं ले रहा, ना वो सप्लाई ले रहा है। वो तो एक इंटरमीडिएटरी बीच में है। लेकिन चूँकि उसके राइट। थ्रू पेमेंट जा रही है, तो अब वो भी एक विथहोल्डिंग एजेंट ट्रीट होगा यहाँ पे टैक्स लॉ के अंदर। तो सिंपल रूल है जी, जो जो पेमेंट कर रहा है उसको टैक्स काटना है। डिफरेंट कैटेगरीज का मैंने अभी आपके सामने भी डिस्कस किया, प्रेजेंटेशन खुली हुई है, तो वो काट के जमा करवाएगा। अगर वो नहीं जमा करवाता, ठीक है, तो दोनों पे क्या इम्प्लीकेशंस हैं। फॉर एग्जांपल जिसने काटना था और उसने नहीं काटा, तो अब उस केस में तो टैक्स डिपार्टमेंट का एक बड़ा मशहूर ज़माना नोटिस आता है कि जी आपने टैक्स क्यों नहीं काटा, तो आप इसको जो हमें एक्सप्लेन करें। तो वो फिर आप इसको एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो उसके ऊपर आपके ऊपर पेनल्टीज़ लगती हैं कि जी आपने नॉन कंप्लायंस की है। आपके ऊपर आपकी ज़िम्मेदारी थी कि आप ये टैक्स काटें, लेकिन आपने नहीं काटा। अच्छा, उसके जी। अल्टरनेट में जो हमारे पास दूसरा जो है, जो जिस कंपनी का टैक्स नहीं कटा होता, फॉर एग्जांपल जिसने काटना था वो नहीं काट सका। अब उसकी इम्प्लीकेशन तो ये है कि जो उसको उसको फाइन पेनल्टियाँ होनी है। लेकिन जो दूसरी इस तरफ जो जिस कंपनी का नहीं कटा और उसको पूरी पेमेंट मिल गई, उसके ऊपर एज़ सच तो कोई मसला नहीं है, ठीक है? उसकी तो मौज वारे-न्यारे हो गए उसके। लेकिन लामुहाला उसको 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 साल के आखिर में तो उसको अपनी रिटर्न फाइल करनी है, और रिटर्न फाइल करते वक़्त जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आपकी जो टोटल जो इनकम के ऊपर जो भी आपकी लायबिलिटी बन रही होगी, उस लायबिलिटी को आप साल के आखिर में पे कर रहे होंगे। अभी जितना भी आपने कुछ साल के दरमियान में, चाहे वो क्वार्टरली पेमेंट करके या अपने कस्टमर से टैक्स कटवा के आपने गवर्नमेंट की ट्रेजरी में इनडायरेक्टली पे करते रहे हैं, तो ये भी बेसिकली आपको अल्टीमेटली रिटर्न के साथ इसको एडजस्ट करवाना था अपनी फाइनल लायबिलिटी के साथ। अगर आपने ये नहीं, आपके कस्टमर ने राइट। नहीं काटा, तो अल्टीमेटली आपको साल के आखिर में फिर भी पे करने ही करने हैं। तो छुटकारा नहीं है बेसिकली। ठीक। जी। राइट। अगर उस टाइम पे आप पे पेएबल है तो आपने करना है, अदरवाइज़ अगर आपकी जो इनकम है उस टाइम पे उस पे टैक्स नहीं बनता तो उसकी कोई जो है वो ट्रीटमेंट नहीं होगी। जी, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक हो गया, ठीक हो गया। गुड हो गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे हमारा जी इनकम टैक्स का कंक्लूड हो जाता है। हम अपने आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, सेल टैक्स। सेल्स टैक्स की मैं अर्ज कर दूं, आल्दो कि ये बहुत बड़ा जो है वो इसमें टैक्स की प्रोविजंस नहीं है, मतलब बहुत ही छोटा सा एक ये लॉ है। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट के लिए इसकी सिग्निफिकेंस इस वजह से बहुत ज्यादा है कि गवर्नमेंट के पास जो जो इनकम टैक्स से ज्यादा सेल टैक्स कलेक्ट होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट राइट। की बेसिकली इंटरेस्ट इस कैटेगरी में बहुत ज्यादा होता है।
क्योंकि ये गवर्नमेंट का जो सोर्स ऑफ इनकम जो गवर्नमेंट की है, जो टैक्सेशन की मद में, उसमें ये वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर है, अलोंग विद कस्टम ड्यूटी और दूसरे ना। तो सबसे ज्यादा जो 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 गवर्नमेंट को कलेक्शन हो रही होती है, वो सेल टैक्स वगैरह के इस टाइप के टैक्सेस के अंदर से हो रही होती है। तो इस वाले से हम जरा इसको डिस्कस कर लेंगे, तो इसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कॉन्सेप्ट भी बड़े सिंपल से हैं। तो इसको हम बड़ा समराइजिंगली इसको जो है ना इंशाल्लाह इसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, कुछ इसमें डेफिनेशंस हैं, वो हमें देखना जरूरी है। व्हाट इज सेल टैक्स? सेल्स टैक्स लेविड ऑन टैक्सेबल सेल्स एंड सर्विसेज। ठीक है जी, इसमें दो कैटेगरीज होती हैं। अगर आप सेल्स कर रहे हैं गुड्स की, तो उसके ऊपर भी सेल टैक्स लगता है। अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं, तो उसके ऊपर भी, अगर आप टैक्सेबल सर्विसेज दे रहे हैं, तो आपके ऊपर सेल टैक्स लगेगा। ठीक है जी। इसी तरह से ये तमाम, जिस तरह इनकम टैक्स के अंदर मैंने एक थंब रूल बताया था कि तमाम इनकम के ऊपर जो है वो टैक्स लगता है, अनलेस अदरवाइज के लॉ में प्रोवाइड कर दी गई हो कि यार ये इनकम एग्जेम्प्ट है। इस तरह सेल्स, इस तरह से यहाँ पे भी यही ये रूल है, गुड्स और सर्विसेज जो भी आप सेल करें उन सब पे सेल टैक्स है, अनलेस अदरवाइज की यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया हो। मिसाल के तौर पे आटा, अगर आप आटा जो है वो उसमें डील करते हैं, आटा आप देते हैं, तो आटे के ऊपर, दालों के ऊपर कोई सेल्स टैक्स नहीं है। वो इस वजह से नहीं है कि वो उसके अंदर लॉ में ही प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है, वो एग्जेम्प्ट जो है वो गुड्स हैं। तो ये है। इसी तरह से अगर आप आईटी सर्विसेज देते हैं, सर्विसेज के अंदर, तो आईटी के अंदर भी उन्होंने एग्जेम्पशन दी हुई है, तो वो भी टैक्स नहीं है। इसमें जैसे मैंने भी बताया कि दो तरह की टाइप्स होती हैं। एक टैक्सेबल सप्लाईज होती हैं, ठीक है जी। सॉरी, दो तरह की इसमें कैटेगरीज हैं, एक सप्लाईज और दूसरी सर्विसेज। जो टैक्सेबल सप्लाईज हैं, बेसिकली गुड्स के अंदर जो लॉ डील करता है वो फेडरल लॉ। फेडरल लॉ का मतलब ये है कि जो फेडरल लॉ की जो एजेंसी है, टैक्सेशन एजेंसी, वो एफबीआर कहलाती है। तो जो गुड्स का जो सेल टैक्स है, उसके अंदर एफबीआर या फेडरल गवर्नमेंट डील करती है। और अदर देन गुड्स जो सर्विसेज हैं, उनमें रिस्पेक्टिव जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं और उनके जो टैक्स कलेक्शन एजेंसीज हैं, वो इसमें डील करते हैं। अभी मैंने आपके सामने नीचे रेट भी लिखा हुआ है, जो गुड्स के ऊपर नॉर्मली जो टैक्स का रेट चलता है, इसमें भी वेरिएशन हैं, इसमें भी सिनेरियोज हैं, लेकिन नॉर्मली 17% के रेट से टैक्स हो रहा होता है। और जो सर्विसेज हैं, वो सर्विसेज के अंदर भी प्रोविंस टू प्रोविंस डिफरेंट रेट्स हैं। अगर आप एक सर्विसेज सिंध में दे रहे हैं तो 13% का रेट है। अगर पंजाब में अगर आप सर्विस देंगे तो 16% है। केपी के में सर्विस देंगे तो 15% है। बलूचिस्तान में सर्विस देंगे तो यहाँ पे भी 15%। जी, आपका सवाल हो इस पे? जी, अच्छा, इसमें क्वेश्चन एक था कि लाइक मैंने डिस्कस किया था, पीछे हम कर रहे थे कि जो सोर्स और ओरिजिनेशन है सर्विसेज की या टैक्स की, तो हम उसको कैसे देखते हैं? मिसाल के तौर पर मैं बैठा हूँ पंजाब में, ठीक है, मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मेरा कस्टमर बैठा है सिंध में, तो अब इस मद में मैं जो सर्विसेज दे रहा हूँ, उसके ऊपर जो सेल्स टैक्स होगा, वो रेट किस हिसाब से लगेगा और फिर उसके बाद वो किस अथॉरिटी को जाएगा? इस ये एक क्वेश्चन ये है। जी, अफ़ज़ाल, ये ये आपने बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन किया है। ये क्वेश्चन बेसिकली बड़ा एक प्रैक्टिकल इश्यू है। जब जब तक तो ये सेल टैक्स जो है, ये एक ही स्टैट्यूट के अंदर गवर्न होता था और फेडरल गवर्नमेंट ही इसको सारा कुछ करती थी, सर्विसेज का भी वही देखा करती थी, तब तो ये इम्प्लीकेशन ही नहीं थी कि आप कहाँ से एक सर्विस स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे सर्विस खत्म हो रही है, किस प्रोविंस से शुरू होती है, किस प्रोविंस में खत्म होती है, इससे मसला ही नहीं था, क्योंकि एक ही रेट लगा करता था और जो कलेक्शन एजेंसी थी वो भी एक ही थी। ठीक है, जिस तरह अभी जो गुड्स की शक्ल में भी आप देख रहे हैं ना, गुड्स में आप चाहे पंजाब में गुड्स बेचें या वहां बनाएं, सिंध में बनाएं, तो एक ही रेट है, एक, तो इसमें वो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। सर्विस में ज़ाहिर ये कॉम्प्लिकेशन है। अच्छा, अब इसमें जो जो बेसिकली टैक्स लॉज वगैरह के अंदर जो चीजें बताई गई हैं, उसके मुताबिक थंब रूल ये है कि जहां पे आपका कस्टमर बैठा हुआ है, या इन अदर वर्ड्स, जहां पे जिस प्रोविंस में आपकी सर्विस एंड हो रही है, कंज्यूम हो रही है, या आपका वो कस्टमर बैठा हुआ है, उस प्रोविंस के मुताबिक टैक्स होगा।
फॉर एग्जांपल आप कोई आईटी की सर्विसेज देते हैं, कोई एडवाइजरी देते हैं, आप पंजाब में बैठे हुए हैं, लेकिन आपका कस्टमर जो है वो बैठा हुआ है सिंध में। तो सिंध के जो सेल्स टैक्स के लॉज़ हैं सर्विसेज के, वो अप्लाई होंगे, पंजाब के नहीं होंगे। तो ये एक सिंपल सा रूल है। इसी तरह से ये ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं, ये ट्रांसपोर्टर हमारे भाई हैं, वो उनके लिए भी बड़ा रेलेवेंट ये चीज़ थी और पूरे पाकिस्तान में ज़ाहिर है वो सर्विसेज देते थे वो। वो हम्म, कंपनी फॉर एग्जांपल अगर एग्ज़िस्ट करती है कराची में और लेकिन वो माल जाके जो उनका कस्टमर है जिसका माल उठा रहे हैं और उसको जाके दे रहे हैं, वो लाहौर में दे रहे हैं। तो अब उस केस में अब ये नहीं देखा जाएगा कि आप कंपनी कहाँ पे एस्टेब्लिश है, कहाँ पे रजिस्टर्ड है, आपका हेड ऑफिस कहाँ है या आपने माल कहाँ से उठाया है। चाहे आपने माल जो है वो बंदरगाह कराची बंदरगाह से भी उठाया हो लेकिन कस्टमर आपका बैठा हुआ है लाहौर में, आपने लाहौर में डिलीवर करना है तो लाहौर या पंजाब का टैक्स उसमें लगेगा। राइट, राइट। अच्छा, फिर इस इसी चीज़ को अगर हम देखें तो वही क्वेश्चन कि हम अगर पंजाब में बैठे हैं, हम कराची वालों को सेल करते हैं, तो इसका मतलब है कि रेट हम उनको 13% चार्ज करेंगे। लेकिन अब जब हम उसको रिपोर्ट करेंगे, हम पेमेंट करेंगे, तो वो हम पंजाब को ही करेंगे, पंजाब में ही करेंगे या फिर हमें सिंध के साथ भी रजिस्टर्ड होना पड़ेगा? जी, आपको जहाँ-जहाँ जिस-जिस प्रोविंस में आपने सर्विसेज़ देनी है, उन तमाम प्रोविंस में आपको रजिस्टर्ड भी होना पड़ेगा, उनकी टैक्स की फाइलिंग भी करनी पड़ेगी और उन प्रोविंस की जो टैक्स की जो आपने टैक्स वगैरह उनकी प्रोविंसेस का जो लगाया होगा, वो वहाँ पे उन्हीं प्रोविंस के अंदर आपको जमा भी करवाना पड़ेगा थ्रू योर फाइलिंग। आई सी, आई सी, आई सी। अच्छा, तो इसमें एक एक और क्वेश्चन इसी के रिलेवेंट है, जो हम लोग काफ़ी फेस करते हैं, हम बीइंग अ माइक्रोसॉफ्ट रीसेलर, तो हम माइक्रोसॉफ्ट के डिस्ट्रीब्यूटर से लाइसेंसेस लेते हैं और उनको आगे सेल कर देते हैं कस्टमर को। अच्छा, इस सिनेरियो में जब हम डिस्ट्रीब्यूटर से ले रहे हैं, वो हमें सेल्स टैक्स चार्ज कर रहा है, ठीक है? मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि हम पंजाब में डील कर रहे हैं, तो हमने ₹100 का लिया, तो अब सेल्स टैक्स उस पे ₹16 हो गए, ठीक है? हम कहते हैं कि हमने अपना मार्जिन रख के वो ₹100 वाली जो चीज़ है, वो 120 की बेचनी है, ठीक है? तो अब हम जब आगे कस्टमर को टैक्स लगाएँगे, तो वो 120 के लिहाज से लगाएँगे या कैसे ये ट्रांज़ैक्शन वर्क देखिए सेल टैक्स जो लगता है ना, जो आपकी जो सेल वैल्यू है, उस पे लग रहा होता है। आउट करेगी? जी, ठीक है। अफ़ज़ल आपकी आवाज़ आ रही है मेरी आपको? जी, थोड़ी-सी कटी थी, अगर दोबारा आप जी, मैं एक्सप्लेन दोबारा करें। रिपीट कर देता हूँ। सेल्स टैक्स जो भी है, चाहे वो सर्विसेज़ का है, चाहे वो सप्लाइज़ का है, जो आपकी जो सेल प्राइस है, उस पे लगता है, परचेज़ प्राइस पे नहीं लगता। ठीक है? तो आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ₹100 का आपने अपने डिस्ट्रीब्यूटर से लिया और हुँ, हुँ। 120 का बेचा है, तो अब आपका जो 13% है, जो सिंध वाला, वो लग रहा होगा 120 के ऊपर। ठीक है? और जो ठीक है। ₹100 के ऊपर आपको 16% पंजाब का लग रहा होगा। तो इन दोनों का फिर डिफरेंस जो अमाउंट होगी, वो आपको बेसिकली पे करना होगी। ठीक है? सपोज़ करें अच्छा, जो हाँ, सपोज़ ठीक करें कि 120% ₹120 का जो 13% है, सपोज़ करें लेट्स सपोज़ कि वो अमाउंट बनती है ₹17। मैं एक एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ। हुँ, हुँ, ठीक और है, जो ₹100 का जो आपने 15% 16% जो इस पंजाब में लगाया, वो ₹16 बना। तो ठीक है, ₹17 माइनस ₹16 बेसिकली आपको जब आप पेमेंट करनी है मंथली रिटर्न के अंदर, वो ₹1 की करनी है। उधर से आप दिखा रहे होंगे कि मैंने 13% सिंध का लगाया। सिंध की आपने फाइलिंग करनी है, ठीक है जी? सिंध के अंदर आपने फाइल करना है और उसमें पंजाब के अंदर जो आपने टैक्स जमा करवाया है, वो उसमें क्लेम कर लेना है। उसकी जैसे इनपुट और आउटपुट का कॉन्सेप्ट होता है, हम आगे जाके डिस्कस भी कर लेंगे। तो बेसिकली जी, इन ठीक दोनों है। को आउटपुट और इनपुट को जो है आप जब माइनस करते हैं, तो वो फिर आपकी नेट लायबिलिटी बनती है जो आपने पे करना है। आउटपुट टैक्स आगे चल के हम बात करेंगे इसको डिटेल में, तो वो मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दूँगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जी। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने जैसे मैंने बताया था कि जो सेल टैक्स की जो अथॉरिटीज़ हैं, वो जानना ज़रूरी है। जैसे फेडरल जो है, जो सेल टैक्स है, जो कि सप्लाइज़ का होता है, उसमें एफबीआर की अथॉरिटी है। पंजाब में जिस अथॉरिटी का नाम है, पंजाब बेसिकली सेल टैक्स ऑन सर्विसेज़ के अंदर डील करता है। सारे प्रोविंसेस सेल टैक्स और सर्विसेज़ पे डील करते हैं, तो पंजाब की अथॉरिटी का नाम पीआरए है।
पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, सिंध की अथॉरिटी का नाम सिंध रेवेन्यू बोर्ड है, केपी के रेवेन्यू अथॉरिटी और बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी। यहाँ पे अथॉरिटीज का मकसद बताने का ये है कि जी आपको तमाम जहां भी आप सर्विसेज देते हैं, ठीक है, उन प्रोविंसेस के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करवानी है और उनकी फाइलिंग करनी है उन्हीं प्रोविंसेस की, ठीक है। तो ये अभी मेरा हल हमने क्वेश्चन के आंसर करते हुए भी जवाब दे दिया था। जी अफजाल। राइट जी। इसको डिस्कस हो गया, अब आई थिंक वी कैन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है। अच्छा, अब जैसा हमने इनकम टैक्स के बेसिक फंडामेंटल्स देखे थे, यहाँ पे भी हम बेसिक्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ देखना है आउटपुट सेल टैक्स और इनपुट सेल टैक्स, ये भी हमारी बात भी हुई थी, ठीक है। आउटपुट सेल्स टैक्स जो है बेसिकली जो आप सेल कर रहे होते हैं सर्विसेज या सप्लाईज, उस सेल वैल्यू के ऊपर जो आप रेट लगाते हैं, वो जो अमाउंट निकल के आती है वो आउटपुट टैक्स कहलाती है, ठीक है जी। ये आपकी टोटल लायबिलिटी है, टोटल उस ट्रांजेक्शन की मद में, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से जो आपने वो अगर तो क्या कहते हैं गुड्स हैं और आपने कहीं से परचेज की थी, जिस तरह अभी आपने सॉफ्टवेयर की एग्जांपल दी है कि आपने सॉफ्टवेयर बेसिकली रीसेलर हैं, तो आपने सॉफ्टवेयर पहले कहीं से परचेज किया, उसके बाद फिर सेल किया। तो सेल जब आपने किया सिंध के अंदर 13% के ऊपर, तो वो आउटपुट सेल टैक्स निकल के आ गया। और जब आपने डिस्ट्रीब्यूटर को पेमेंट की है, तो डिस्ट्रीब्यूटर ने भी कोई टैक्स लगाया है ना, तो वो आपका बेसिकली इनपुट सेल टैक्स कहलाता है। तो इनपुट सेल्स टैक्स बेसिकली आपका गवर्नमेंट से रिसीवेबल होता है और ये गवर्नमेंट को पेबल होता है। तो दो सूरतें हैं कि ये आप या तो गवर्नमेंट को कहें कि यार मुझे मेरा जो रिसीवेबल है इनपुट सेल टैक्स, वो पूरे को पूरा मुझे वापस करो, और मैं आपको आउटपुट सेल टैक्स जो मैंने लगाया है वो मैं आपको पे कर देता हूँ। एक तो ऑप्शन ये है कि ये हम इस तरह से कर लेते, ठीक है। लेकिन टैक्स वालों ने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया। उन्होंने कहा नहीं जी, आप ऐसा किया करें, ना आप मुझे पे करें ना मैं आपको पे करता हूँ, बल्कि आउटपुट सेल टैक्स और इनपुट सेल टैक्स का डिफरेंस जो है ना, उस पर सौदा कर लेते हैं। अगर तो वो आउटपुट सेल टैक्स ज्यादा होगा तो आप डिफरेंस मुझे पे कर दीजिएगा, अगर इनपुट सेल टैक्स ज्यादा होगा तो मैं आपको रिफंड पे कर दूंगा। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आउटपुट इनपुट का। ये नेट टैक्स लायबिलिटी, जैसे मैंने बताया था कि आउटपुट सेल टैक्स लेस इनपुट सेल टैक्स के साथ नेट टैक्स लायबिलिटी या रिफंड का इंस्टेंस बनता है, जिसके ऊपर सेटलमेंट हो जाती है। उसके बाद कंपनी रजिस्ट्रेशन फॉर टैक्सेबल सप्लाईज मेड बाय। अच्छा, अब ये कुछ यहाँ पे नीचे मैं बता रहा हूँ कि इन लोगों को बेसिकली आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवानी होती है सेल टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। उनमें से एक तो कॉटेज इंडस्ट्री है, इनको लाजमन जो है वो अपनी सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवानी है। इसी तरह से कुछ रिटेलर्स हैं जिनको लाजमन सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवानी है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन के बगैर हो ही नहीं सकती। अगर आप कहें जी मेरे पास एनटीएन है, मैं इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड हूँ, लेकिन एसटीआरएन नहीं है। अच्छा, एनटीएन जो है नेशनल टैक्स नंबर, ये यूज होता है इनकम टैक्स पर्पसेस के लिए, और एक सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर एसटीआरएन कहलाता है, ये सेल टैक्स पर्पसेस के लिए यूज होता है। तो अगर आपके पास सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन नहीं है तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आप नहीं कर सकते। इसी तरह से फिर डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और डीलर, इनको भी लाजमन अपनी जो है रजिस्ट्रेशन करवानी है। इनके अलावा भी जो है ना, वो लोगों को रजिस्ट्रेशन करवानी है। अगर उनकी टैक्सेबल सप्लाईज हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन करवानी है, ठीक है। लेकिन ये लोग चूंकि टैक्सेबल सप्लाईज वगैरह के नेट से बाहर होते थे, तो इस वजह से इन लोगों के तो मस्ट कर दिया गया कि भाईजान आपने तो लाजमी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करनी है, और उसके बाद फिर देखेंगे कि क्या मामला है। तो या इस स्लाइड के अंदर आपको कुछ जानना हो? नहीं, सिर्फ एक क्वेश्चन था जो हमने अथॉरिटीज के बारे में बात की, तो उसमें जो सेल्स टैक्स आ रहा है सर्विसेज पे, इसमें फेडरल में, ठीक है, इस्लामाबाद में आ रहा है, तो वो उसको कौन हैंडल करेगा? इस्लामाबाद भी बेसिकली अंडरस्टैंडिंग की हद तक इसको आप प्रॉब्लम समझें कि इस्लामाबाद जो कैपिटल अथॉरिटी आईसीटी कहलाता है, वो आप समझेंगे एक 5वां प्रोविंस है टैक्स पर्पसेस के लिए, सेल टैक्स ऑन सर्विसेज पर्पसेस के लिए ना। तो वहां पे एफबीआर बेसिकली जो आईसीटी इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी का जो सेल टैक्स है सर्विसेज का, वो उसमें फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ही डील करता है। जिस तरह से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इनकम टैक्स में डील करता है या सेल टैक्स ऑन सप्लाईज में डील करता है, तो इस्लामाबाद की जो सर्विसेज के सेल टैक्स के मैटर्स हैं वो एफबीआर डील करता है। राइट, ठीक हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, ये यहाँ पे बेसिकली हम सेल टैक्स के हवाले से टाइप्स ऑफ सप्लाईज देख रहे हैं कि जिस तरह से हमने इनकम टैक्स में देखा था कि सर्विसेज जो है कैटेगरीज क्या हैं, सोर्सेज ऑफ इनकम क्या होते हैं, एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल सर्विसेज क्या इनकम्स क्या होती हैं। यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट बेसिकली यहाँ पे बताया जानना जरूरी है कि हम जब भी सप्लाईज करते हैं तो 3 टाइप्स की सप्लाईज हो सकती हैं टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो ये है कि नॉर्मल सप्लाईज का मतलब ये है कि वो सप्लाईज जिनके ऊपर टैक्स जो है वो चार्ज होता है, चाहे वो नॉर्मल रेट से हो, चाहे वो रिड्यूस रेट से हो, चाहे वो इनहांस रेट से हो। अभी मैंने आपसे बताया था कि नॉर्मली जो सेल टैक्स है ऑन सप्लाईज है 17%, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे इंस्टांसेस हैं जिसमें जिसमें कम रेट भी चार्ज हो रहा है और ज्यादा रेट भी चार्ज हो रहा है। ठीक है, जिस तरह से एक एग्जांपल मैंने 12% की बड़ी कॉमन एग्जांपल है कि 12% का जो रेट है वो ये आपके जो रिटेलर्स हैं, ये गारमेंट्स जो कंपनीज हैं, ये इन्होंने रिटेल आउटलेट्स जो बनाई होती हैं, तो ये गारमेंट्स के ऊपर 12% का जो है ना सेल टैक्स लग रहा होता है। तो ये रिड्यूस रेट पे लगता है। तो नॉर्मली 17% का रेट है। तो जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर कोई भी रेट लगे, चाहे वो 1% लगे, चाहे 17% लगे, तो उनको नॉर्मल सप्लाईज की कैटेगरी में हम फॉल करवा सकते हैं। इसके अलावा अदर देन नॉर्मल सप्लाईज में 2 और चीजें हैं जिसमें एक एग्जेम्प्ट सप्लाईज है। जैसे मैंने आपसे बात की थी कि सेल्स टैक्स जो है तमाम सर्विसेज और गुड्स पे लगता है, अनलेस अदरवाइज के सर्विसेज और गुड्स जो है एग्जेम्प्ट स्पेसिफिकली बता दी जाए। अब यहाँ पे टैक्स डिपार्टमेंट एग्जांपल आपको मैं बताई है, फ्लोर है, पल्सेस हैं, मेडिसिन, फार्मा इंडस्ट्री के ऊपर भी जो है ना टैक्स नहीं है। तो आप कोई भी जब दवाई लेते हैं तो दवाई के ऊपर 1 रुपया भी आप सेल टैक्स नहीं दे रहे होते। ठीक है जी। इसी तरह से फिर जीरो रेटेड सप्लाईज हैं। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली ये नॉर्मल सप्लाईज का ही एक एक्सटेंशन है। ये एक्चुअली वो सप्लाईज हैं जो कि होती तो टैक्सेबल है, उनको मतलब इनको उनके ऊपर छूट नहीं है, टैक्स की छूट नहीं है, लेकिन सर्टेन वजूहात की बुनियाद के ऊपर जो है ना इसको रेट्स को जीरो कर दिया गया। अच्छा, जब रेट जीरो किया गया तो इसका क्या इम्प्लीकेशन आती है? इम्प्लीकेशन इसकी ये आती है, भाई इसमें और इसमें क्या फर्क रह गया? एग्जाम्प्ट ही कर देते। जीरो करने का क्या मकसद था? जीरो करने का मकसद ये होता है कि अगर आपके ऊपर, अगर आपकी सप्लाईज टैक्सेबल सप्लाईज हैं, चाहे वो जीरो रेटेड टैक्सेबल सप्लाईज हो, चाहे वो नॉर्मल टैक्सेबल सप्लाईज हो, तो इसमें आपको इनपुट टैक्स जो आपने पे किया होता है अपने वेंडर्स को, वो आपको उसकी एडजस्टमेंट अलाउड हो जाती है। चाहे आपने आउटपुट टैक्स, चाहे आपने कम चार्ज किया या बिल्कुल भी ना चार्ज किया, लेकिन आपको इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट मिल जाती है। वो रिफंड की शक्ल में आप क्लेम कर लें आप उसको। लेकिन एग्जेम्प्ट सप्लाईज में चूंकि आपने आउटपुट तो कुछ नहीं लगाया, लेकिन इसके अंदर आपको इनपुट भी अलाउ नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर मेडिसिन कंपनी है, मेडिसिन कंपनी अपनी दवाइयों पे तो कोई सेल टैक्स नहीं लगा रही, लेकिन जब वो माल कहीं बाहर से परचेज करती है, फॉर एग्जांपल पैकिंग मटेरियल अपनी दवाइयों का, ठीक है, वो परचेज करती है तो उसके ऊपर सेल टैक्स लग रहा होता है। अब वो सेल टैक्स एग्जेम्प्ट सप्लाईज के इस कैटेगरी में वो उसको क्लेम नहीं कर सकती। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल जैसा जीरो रेटेड है, एक्सपोर्ट की एग्जांपल बड़ी क्लासिकल एग्जांपल है, एक्सपोर्ट की जो सेक्टर है वो जीरो रेटेड सेक्टर माना जाता है। अब एक्सपोर्ट वाला जो कंपनी है वो भी ज़ाहिर है आउटपुट टैक्स कुछ नहीं लगा रहा, 0% लगा रहा है, बट उसकी पैकिंग के ऊपर जो उसको जो टैक्स वेंडर लगा के उसका जमा करवा रहा है गवर्नमेंट की ट्रेजरी में, तो वो अपनी जीरो आउटपुट के अगेंस्ट उसको माइनस कर सकता है और पूरे का पूरा रिफंड जो है वो गवर्नमेंट से ले सकता है। तो ये एक बुनियादी फर्क है जीरो रेट का और एग्जेम्प्ट का। ठीक है जी। यहाँ पे कोई क्वेश्चन आपका? इसमें यही क्वेश्चन है, मिसाल के तौर पर जैसे अभी हम जीरो रेटेड वाले को डिस्कस कर रहे थे, तो जीरो रेटेड इसका मतलब यह है कि अगर मैं कुछ चीजें एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, हाँ। तो अगर वो वेंडर से मैं ले रहा हूँ, तो वेंडर मुझे कोई भी उस पर टैक्स चार्ज कर रहा है, लाइक पैकेजिंग वगैरह में या किसी और ट्रांसपोर्ट वगैरह में भी वो आ रहा है मेरे रॉ मटेरियल में, हाँ। रॉ गुड्स में, तो वो मुझे लग रहा है जो टैक्स मैं पे कर रहा हूँ, तो वो क्योंकि मेरा जो फाइनल गुड है वो वो फाइनल प्रोडक्ट है, वो मैं जब एक्सपोर्ट करता हूँ तो उस पर आउटपुट टैक्स नहीं है, तो मैंने जो टैक्सेस पे किए हुए हैं मैं वो सारे के सारे रिफंड ले सकता हूँ रिफंड ले गवर्नमेंट से। सकते हैं, बिल्कुल रिफंड ले सकते हैं, ऐसे ट्रू। राइट 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 राइट, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक। ठीक है जी, आगे चलें। जी आगे चलते। चलें, लेट्स मूव ऑन।
ये हमारे अब जो लास्ट टाइम हमने इनकम टैक्स में कंप्लायंसेस देखी थी, बस हम अपनी लास्ट स्लाइड्स के ऊपर ही हैं। तो हम्म, यहाँ पे सेल टैक्स की भी बेसिकली 2 मेजर कंप्लायंसेस हैं। यहाँ पे कोई इतनी ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कंप्लायंसेस की। एक तो मंथली सेल टैक्स की रिटर्न मशहूर ज़माना आपको फाइल करनी है। 15 तारीख तक आपने जो अपना आउटपुट टैक्स है वो जमा करवाना होता है, और जो रिटर्न फाइल करनी होती है वो आपको 18 तारीख को आपने रिटर्न फाइल कर देनी है, ठीक है? यहाँ 15 तारीख तक आपकी जो नेट टैक्स की लायबिलिटी, नेट टैक्स लायबिलिटी मतलब आउटपुट माइनस इनपुट। 15 तारीख को वो उसकी पेमेंट कर देनी है, और 18 तारीख को आपने वो पेमेंट अपनी वहाँ पे रिटर्न के अंदर शो भी करवा देनी है, और पार्टी वाइज़ सारा उसका डिटेल्स भी डाल के आपने परचेज़ कहाँ से किस-किस पार्टी से क्या-क्या किया, और आपने सेल किस-किस पार्टी को क्या-क्या सेल की, उनका फिर सारी डिटेल डाल के तो आपने 18 तारीख को उसकी रिटर्न फाइल कर देनी है। इसी तरह से right. सेल टैक्स में भी विथहोल्डिंग का कॉन्सेप्ट है, जिस तरह से इनकम टैक्स में है। यहाँ पे विथहोल्डिंग जो है उसका एक फ्लैट रेट ही नॉर्मली हर जगह पे है, वो है 1/5। अब 1/5 का मतलब ये है कि जी आप अगर फॉर एग्जांपल कोई जो आपका सप्लायर है, वो आपको सेल टैक्स लगा के दे रहा है 17%, सप्लाइज की अगर बात करें, 17% लगा के दे रहा है, तो आपने जो उसका जो सेल टैक्स की अमाउंट है, ठीक है? उस अमाउंट का 1/5 आपने काटना है और उसको जमा करवाना है गवर्नमेंट की ट्रेजरी में, और बाकी पूरी की पूरी पेमेंट उसको कर देनी है। ठीक है जी? तो यहाँ पे ये चीज़ है। इसके हवाले से अच्छा, कुछ इसमें अगेन अगेन ये जो इस पे हमने बात की विद होल्डिंग टैक्स की, तो इसमें जो हम 1/5 डिडक्ट करके हमने जो एज अ कस्टमर जब मैंने पेमेंट करनी है, तो मिसाल के तौर पर मुझे 100 रुपीस की मैंने सर्विसेज ली हैं या सप्लाईज ली हैं, तो उस पे 17% टैक्स है, ठीक है? तो 117 मैंने देने हैं। तो अब 1/5 मैं 17 रुपए का रखूंगा या 1/5 मैं 117 रुपए का रखूंगा? 17 रुपए का। ये जो सेल टैक्स की जो विथहोल्डिंग होती है ना, सिर्फ सेल टैक्स की अमाउंट की होती है। इनकम टैक्स की विथहोल्डिंग उस पूरी इनवॉइस, उस पूरी वैल्यू की होती है। ठीक है? तो ये फ़र्क है दोनों में। ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारी आज की लास्ट स्लाइड है ये। जी, ये हमारी जी आज की लास्ट स्लाइड थी जी। तो अब इसके बारे से ओवरऑल अगर कोई और क्वेश्चन्स हों तो वो ज़रूर आप वो भी डिस्कस करें। जी, अच्छा, उसमें 2 क्वेश्चन है बेसिक। एक ये कि हमें एज़ एन इंडिविजुअल टैक्स फाइल करने, रिटर्न्स फाइल करने का फ़ायदा क्या है? और अगर हम नहीं करते तो उसका नुकसान क्या है? एक तो ये एक ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि एज़ अ कंपनी जब रजिस्टर हम करते हैं, तो क्या कोई ऐसा पोर्टल है कि जहाँ पे हमें आइडिया हो जाए कि एज़ अ कंपनी हमने जिस भी डोमेन में हम स्पेसिफिक डोमेन में गए हैं, तो उसमें हमारे पे जो एप्लीकेबल टैक्सेस हैं, वो कौन से हैं? तो ये 2 क्वेश्चन है, अगर आप इनके बारे में थोड़ा एडवाइस। ठीक है। अच्छे सवाल हैं अफ़ज़ाल आपके। आई एम श्योर कि आप डेफ़िनिटली जो आपका एक विज़न है, और वो आपका जो स्टार्टअप्स के साथ आपकी जो एसोसिएशन है, उसी वाले से मेरा ख़्याल है, उसी कॉन्टेक्स्ट में आप ये सवाल कर रहे होंगे। अच्छा, एक चीज़ तो मैं आपको बताऊँ कि टैक्स फ़ाइल करने के फ़ायदे और नुकसानात, ठीक है? आपका ये सवाल था पहला, या टैक्स पेमेंट जी, के जी। फ़ायदे-नुकसानात। अच्छा, नुकसानात तो हम पहले नुकसानात की बात कर लेते हैं। ठीक है? नुकसानात तो सबसे बड़ा नुकसान यही है कि अगर आप कोई कानून की खिलाफ-वर्ज़ी करेंगे, आप इशारा तोड़ेंगे, तो इशारा तोड़ने का बेसिकली इसको इशारा तोड़ने के साथ इसको जोड़ के हम देखते हैं इस सवाल को ना। अगर आप हुँ, हुँ। इशारा तोड़ेंगे तो उसके नुकसान और फ़ायदे हैं। ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको नुकसान क्या है? आपका नुकसान यही है कि जी आपकी फ़ाइन आपका कट जाएगा। आपका नुकसान ये है कि एक्सीडेंट हो सकता है, ये नुकसानात हैं। ठीक है? अगर हम हुँ, इसके फ़ायदों की बात करें तो फ़ायदे ब ब मेरा नहीं ख़्याल इसमें कोई ज़्यादा कोई फ़ायदे हैं, सिवाय यही है कि शायद कुछ आप जल्दी घर पहुँच जाएँगे। लेकिन नुकसान अगर चले जाएँ तो अल्लाह ना करे आप शायद कभी भी ना पहुँच पाएँ, ऐसा खुदा ना ख़ास्ता हादसा हो जाए तो वो इस तरह का मामला बन सकता है। तो टैक्स का भी इसी तरह से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है इस सवाल को भी ना, कि हुँ, नुकसानात तो फिर यही है कि जी वो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट आपको नोटिसेस सर्व करेगा, आपके ऊपर पेनल्टीज़ लगेंगी, ठीक है जी। आप नोटिसेस के जवाब नहीं देंगे, आपके अकाउंट्स को फ्रीज़ कर देगा डिपार्टमेंट, जो बैंक अकाउंट्स को। जब बैंक अकाउंट फ्रीज़ होंगे,
तो आप बिजनेस ही नहीं कर पाएंगे। ज़ाहिर है पाकिस्तान में आपको पता है बैंक अकाउंट फीस किए बगैर बिजनेस ही कर सकते। अच्छा, इसी तरह से राइट। आप टैक्स में अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करवाएंगे तो आप नया अकाउंट नहीं खोल सकते, बैंक अकाउंट, ठीक है? तो आप जब बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते तो पाकिस्तान में बिजनेस नहीं कर सकते। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं अगर आप टैक्स की कंप्लायंस नहीं करते, चाहे वो रजिस्ट्रेशन की कंप्लायंस है, चाहे वो टैक्स फाइलिंग की कंप्लायंस है, तो आपके लिए बिज़नेस करना पाकिस्तान में पहले भी मुश्किल था और अब और मज़ीद मुश्किल होता जा रहा है। जैसे-जैसे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्री इकोनॉमी के ऊपर काम कर रही है, तो पाकिस्तान में ये जो कम टैक्स की कंप्लायंस के बगैर काम करना बहुत मुश्किल होता जाएगा। हाँ, अगर आप कैश राइट। में काम करते हैं तो कैश इज़ किंग। आप कैश में सेल भी करते हैं, आप कैश में परचेज़ भी करते हैं, तो उसमें ज़ाहिर है आपकी टैक्स की कंप्लायंस तो है, बट अगर कोई कंपनी नहीं करती तो शायद वो उसमें शायद उसके लिए बचत हो जाए। लेकिन ये है कि आहिस्ता-आहिस्ता जिस तरफ हम मूव होते जा रहे हैं, इकोनॉमी जिस तरफ मूव होती जा रही है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट जिस तरह से रेगुलेशंस नई-नई बन रही हैं, तो शायद कंप्लायंस को किए बगैर हमारे लिए बिज़नेस करना मुमकिन ना रहे। तो ये सारे नुकसानात तो हैं इसके। बाकी फ़ायदे ऑब्वियसली एज़ अ रिस्पॉन्सिबल सिटिज़न आप लोग यहाँ पे हैं, सर्विसेज़ लेते हैं, तो आप अगर टैक्स जमा करवाएँगे और अगर अच्छी गवर्नमेंट्स हैं, तो आपके ऊपर ही ज़ाहिर है वो स्पेंड करेंगी। तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग अच्छी होगी, तो आपके फ़ायदे अल्टीमेटली आपको अच्छी सर्विसेज़ मिलेंगी, ठीक है? तो इन फ़ायदों में ये चीज़ें हैं। फिर कुछ फ़ायदे उन्होंने वैसे खुद से भी जोड़ दिए हैं डिपार्टमेंट ने कि अगर आप जैसे अभी मैंने एग्ज़ाम्पल बताई थी कि अगर आप फाइलर हैं, तो फाइलर की शक्ल में आपको कुछ विथहोल्डिंग रेट्स की डिडक्शन दे दी गई है। ठीक है? तो इस तरह की छोटी-छोटी उन्होंने जो है वो मोटिवेट करने के लिए लोगों को कि वो रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा फाइल करें। तो इस तरह की छोटे-छोटे टैक्स के अंदर उन्होंने रेट्स में कुछ रिडक्शन कर दिए। तो इस तरह के छोटे-मोटे अगर फ़ायदे आप इसको कह सकें तो कह सकें। अदरवाइज़ ज़ाहिर है जिस तरह बाकी जो आपकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसके ना पूरा करने से नुकसानात है, तो टैक्स पे भी उसी तरह से नुकसान है। दूसरा सवाल आपका जो पोर्टल की जो आपने बात की थी, अच्छा अब पोर्टल इस तरह से तो ज़ाहिर है इनका एफबीआर का भी पोर्टल है। इस तरह से कुछ शायद प्राइवेट पोर्टल्स भी आपको मिल जाएँगे ऑनलाइन। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं, वो शायद इतना आसान नहीं है कि हम किसी पोर्टल पे जाएँ और अपनी कुछ चीज़ लिखें और हमें आंसर मिल जाए। गूगल टाइप का कोई पोर्टल नहीं मिलेगा आपको। ठीक है? अगर आप समझते हैं कि यार कोई टैक्स का गूगल हो, तो टैक्स का गूगल शायद मिलना बहुत मुश्किल है। आपको इसके लिए ऑब्वियसली या तो सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, टैक्स के लॉज़ के बहुत बेतहाशा मटेरियल अवेलेबल है। लोगों ने प्रेज़ेंटेशन बनाई हुई हैं और बहुत सारा काम इस पे हुआ है। आपको इंटरनेट के ऊपर वीडियोज़ मिल जाएँगी। तो एक तो ये है कि आपकी सेल्फ लर्निंग है, आप उसके वजह से आप उसको समझें, सीखें, टैक्स की प्रोविज़न्स के बाद अभी भी आज भी हमने जो सेशन देखा है, इस सेशन के अंदर जो हमने किया है, इसमें हमने डिफरेंट टैक्स की प्रोविज़न्स की ही बेसिकली समरी बना के आपके सामने प्रेज़ेंट की है। अदरवाइज़ तो ये बहुत मोटी-मोटी जो है ज़ख़ीम बुक्स हैं जो कि अगर आप पढ़ने बैठे तो शायद आपके महीने लग जाएँ। तो अब ये जो चीज़ें हैं ये शायद उस पोर्टल की में तो शायद ना हो, अलबत्ता एक डिफरेंट मटीरियल ज़रूर पड़ा हुआ है जो कि आपको गाइड कर सकता है और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी के साथ ही इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कमांड इसमें ली हुई है। बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ जो कि जिनका कोई फाइनेंस का बैकग्राउंड नहीं है, बट ये है कि चूँकि विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने शुरू में फाइनेंस के लोगों के साथ, कंसल्टेंट्स के साथ बैठे हैं, अपने केसेस को उन्होंने डिस्कस किया और अल्टीमेटली फिर ज़ाहिर है वो आप एक ही तरह की चीज़ में जब आप डील कर रहे होते हैं, तो आपको आइडिया हो जाता है। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन तो अगर ऐसा पोर्टल है, तो जिससे आप अपने हवाले से जान सकें कि यार मेरी सर्विस टैक्सेबल है या नहीं है या इसके ऊपर कितना रेट है, कितना ना नहीं है, तो सिंगल क्लिक के ऊपर शायद अवेलेबल ना हो। although there is a plenty of material available on the net, you can always go there and have a look of your own scenario and implication. जी, Right, right. See, so I think that's about it for today. Thank you so much, उस्मान साहब, आपने आज टाइम दिया। और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है और आप जो है यू वांट टू गेट इन टच विद उस्मान साहब या हमसे आप करना चाहते हैं राब्ता, तो हम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स इंक्लूड कर देंगे। आप लोग हमको रीच आउट करें एंड विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट विद योर क्वेश्चंस। ठीक है? थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू उस्मान भाई। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।